हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीरीज, जिसके अंदर आज वाले चैप्टर में हम एसिंक्रोनस चीज़ों को देखने वाले हैं। यानी हम बात करेंगे कि कॉल बैक्स क्या होते हैं, कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिस चेनिंग क्या होती है, असिंक अवेट क्या होते हैं। ये वैसे तो सुनने में हमें बहुत डिफिकल्ट टर्म्स लग रही होंगी, जिनको शायद हम फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग के अंदर सीख रहे होंगे और इन्हें शायद हम एडवांस पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंड इनको आज के चैप्टर में हम कंप्लीटली कवर कर रहे होंगे। अब इसके अलावा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई और टॉपिक भी सीखना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इसी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो उसे भी जाकर हम एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो जो हमारा चैप्टर है उसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहे होंगे, वहां से जाकर हम उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाय एवरीवन, तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने चैप्टर के साथ। अब इस चैप्टर के अंदर जिन कॉन्सेप्ट्स को हम सीख रहे होंगे, बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद, उनको सीखने के बाद, उस तरीके से कोड करने के बाद हम इन जनरल कह सकते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर पकड़ अच्छी है और हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर अच्छे से प्रोग्रामिंग करनी आती है। अब इस चैप्टर के अंदर हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो होती है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है? हो सकता है ये शब्द हमने पहली बार सुनी हो, उसको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होंगे जिनके मतलब धीरे धीरे हम समझ रहे होंगे और एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि इन जनरल जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम एसिंक्रोनस चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ जनरली हम असिंक अवेट को यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर जनरली बेटर देन प्रॉमिस चेन्स एंड प्रॉमिस चेन्स आर जनरली बेटर देन कॉल बैक हेल। बेसिकली इस कंक्लूजन पे थोड़ा सा हम आने की कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी धीरे धीरे। अब ये तीनों ही जो टर्म्स हैं ये कंप्लीटली नई है हमारे लिए, हमने आज तक नहीं सुना। प्रॉमिस चेन्स क्या होती हैं, असिंक अवेट क्या होता है, कॉल बैक हेल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम शुरुआत करेंगे कॉल बैक्स के साथ, फिर जानेंगे कॉल बैक हेल क्या होता है, फिर जानेंगे कैसे इनको फाइट करने के लिए प्रॉमिस आए, और फिर प्रॉमिस चेन्स क्या होती हैं, फिर जानेंगे कैसे उससे भी एक बेटर तरीका हमारे पास असिंक अवेट होता है। तो धीरे धीरे हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनानी जो है वो अपनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानकर कि सिंक क्या होता है, यानी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर सिंक्रोनस का मतलब होता है कि अगर आपने एक सीक्वेंस में, यानी आपने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिख दिया, हमने सेकंड लाइन ऑफ कोड लिख दिया, हमने थर्ड लाइन ऑफ कोड लिख दिया, तो जिस सीक्वेंस में हमने कोड लिखा है उसी सीक्वेंस में हमारा कोड का एग्जीक्यूशन होगा। So synchronous means the code runs in a particular sequence of instructions given in the program. Each instruction waits for the previous instruction to complete its execution. यानी एक हम सिंपल सा कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर हमने अपने जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एक index.html बनाई है जिसके अंदर सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड है, उसे हमने एक स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर रखा है, और app.js अभी हमारे पास कंप्लीटली खाली है। अब app.js के अंदर सिंपल सा हमें कोड लिखेंगे console.log1, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी कोड की। उसके बाद सेकंड लाइन लिखेंगे console.log2, उसके बाद अपनी थर्ड लाइन लिखेंगे console.log3। ये हमने 3 लाइन ऑफ कोड लिख दी, इसको सेव कर लिया एंड यहाँ पर आ जाएंगे। हमने अपनी index.html को खोला हुआ है और हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया हुआ है। इंस्पेक्ट के बाद हम कंसोल विंडो पर है, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारे पास प्रिंट होके आ गया 1 2 3। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है? जिस ऑर्डर में, यानी पहले अगर हमने 1 प्रिंट करवाया तो 1 ही प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट करवाया तो 2 ही प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट करवाए तो 3 प्रिंट हुआ। और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन यानी एक काम करने को बोला जा रहा है, यहाँ पे दूसरा काम करने को बोला जा रहा है, यहाँ पे तीसरा काम करने को बोला जा रहा है। दूसरा काम क्या करेगा, पहले वेट करेगा कि पहले वाला काम जब कंप्लीट होगा, यानी पहले 1 प्रिंट होना चाहिए तभी 2 आकर प्रिंट होगा, पहले 2 प्रिंट होना चाहिए तभी 3 आकर प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काम करती है, यानी सिंक में चल रही हैं सारी चीजें। अब अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहे जो हमने अपने मिनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, चाहे हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थी। यानी जिस सीक्वेंस में हमने इंस्ट्रक्शंस को लिखा है उसी सीक्वेंस में वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहती है
कि कभी कभार अगर हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं ना, यानी कभी कभार अगर हमने सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन लिख दी तो कभी कभार हो सकता है बीच वाली कोई इंस्ट्रक्शन हो जो ज़्यादा टाइम ले रही हो काम कंप्लीट करने में। अब console.log तो बस प्रिंट करवाना होता है कंसोल विंडो पर, वो तो बहुत जल्दी इंस्टेंटेनियस काम हो जाता है। पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुछ सेकंड ले सकते हैं, तो वो टाइम ले सकते हैं कंप्लीट होने में। तो ऐसे में अगली वाली इंस्ट्रक्शंस को वेट क्यों करना पड़े उनके लिए। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। और इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में इतने अच्छे से इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम एपीआईज के बारे में पढ़ेंगे। एपीआईज क्या होती है? एपीआई को हम एक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, वैसे तो इसे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली एपीआई को मान लो कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिस पर हम कुछ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट के बदले वो हमें कुछ डेटा रिटर्न करके दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदर एपीआई हमारे पास होती है, तो उसमें आप रिक्वेस्ट भेजो कि मुझे दिल्ली का वेदर चाहिए, तो वो क्या करेगा? दिल्ली के वेदर का डेटा हमें रिटर्न कर देगा। या फिर काफ़ी सारी फाइनेंस से रिलेटेड एपीआईज होती है कि मुझे चाहिए कि आज गोल्ड का प्राइस या फिर आज हमारे निफ्टी 50 का प्राइस क्या चल रहा है, तो एपीआई क्या करेगी? एपीआई हमें वो डेटा रिटर्न करके दे देगी। एक बार हमारे पास वो डेटा आ गया फिर हम उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो जनरल वेबसाइट्स होती हैं जो हमें फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हैं कि इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पर चल रहा है, ये इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है, तो जनरली वो बैकएंड के अंदर किसी ना किसी एपीआई को यूज़ कर रहे होते हैं टू फेच दैट डेटा। कुछ होती हैं जो अपना बिल्ड करती हैं, कुछ होती हैं जो थर्ड पार्टी एपीआईज को यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर कभी कभार हो सकता है हमने कोड लिखा, कुछ प्रिंट करवाया, फिर हमें क्या चाहिए? हमें एपीआई से डेटा चाहिए। अब एपीआई से डेटा फेच करने में हो सकता है एपीआई को, क्योंकि हमने तो लिखा नहीं, हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे सिस्टम को, तो एपीआई हो सकता है 2 सेकंड लगा दे डेटा को भेजने में। अब 2 सेकंड प्रोग्रामिंग के अंदर डिले वाइज काफ़ी बड़ा डिले होता है। हो सकता है एपीआई के अंदर कुछ फेलियर हो गया और वो 10 सेकंड बाद डेटा भेज रही है, तो क्या इसके बाद वाला जो काफ़ी सारा कोड है उसे वेट करना चाहिए कि एक बार डेटा आएगा तभी बाकी का कोड रन होगा, जो शायद कोड इस एपीआई डेटा पे डिपेंड भी नहीं करता। तो ऐसे केसेस में सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना अच्छी चीज़ नहीं होती। ऐसे केसेस में हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं। अब ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहने का क्या मतलब है? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास ये हमारी कोड 1 है, लाइन 1 है, यानी इंस्ट्रक्शन 1 है, यहाँ पे कोड 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लेट्स सपोज एपीआई का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड 4 लिखा हुआ है। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कोड 1 रन कर दो, नॉर्मली रन हो रहा है, कोड 2 रन कर दो, नॉर्मली रन हो रहा है। अगर ये एपीआई वाला कोड या यहाँ पर कोई भी कोड हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती थी, अगर ये इंस्ट्रक्शन ज़्यादा टाइम लेती है तो इसको पैरेलली रन होने दो और आप आगे का एग्जीक्यूट करते रहो, और जैसे ही मान लो 5 सेकंड बाद ये रन हो गया फिर इसका आउटपुट दिखा दो। तो इस तरीके से हमें इस इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रियल टाइम सिस्टम्स काम करते हैं कि किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसके लिए वेट नहीं करना, हमें क्या करना है? आगे बढ़ जाना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है, इट इज़ कॉल्ड सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट हमारे पास एक फंक्शन होता है। सेट टाइम आउट फंक्शन एग्जैक्टली क्या करता है? ये किसी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स मेक अ फंक्शन कॉल हेलो। हेलो फंक्शन क्या करता है? console.log करता है हेलो, ये मेरा हेलो फंक्शन है। सेट टाइम आउट क्या करता है? किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, पर वो कब एग्जीक्यूट होगा उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे किसको एग्जीक्यूट करना है? मुझे अपने हेलो फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। कब करना है? लेट्स सपोज मुझे इसे 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करना है, तो हम यहाँ पर सेकंड में टाइम आउट देते हैं। टाइम आउट इज बेसिकली कितने टाइम बाद आप अपना काम करवाना चाहेंगे, तो इस टाइम को हम मिली सेकेंड्स में देते हैं। 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2000 मिली सेकेंड्स। तो इस तरीके से 2 सेकंड को हमने यहाँ पर 2000 कर दिया। तो सेट टाइम आउट कहता है कि हेलो फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दूंगा कितने टाइम बाद? 2 सेकंड बाद। अब इसका एग्जीक्यूशन एक बार देखते हैं। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे 1 2 सेकंड हमने वेट किया और फिर हमारे लिए हेलो प्रिंट होकर आया। यहीं पर अगर हम 4 सेकंड कर देते तो जैसे ही रिफ्रेश करते 1 2 3 4 एंड अब 4 सेकंड्स बाद हमारे लिए हेलो प्रिंट होकर आ गया। तो ये बेसिकली सेट टाइम आउट इतने टाइम बाद हमारे लिए किसी ना किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, काम को करके दे देता है। अब हम चाहें तो अपने फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं। वी कैन क्रिएट एन एरो फंक्शन और इस एरो फंक्शन के अंदर ही हम अपना ये हेलो वाला काम कर सकते हैं, तो हमें अलग से इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से भी हमारा सेट टाइम आउट वर्क करता है। रिफ्रेश किया 1 2 3 4 एंड फिर हमारे लिए हेलो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो 4 सेकंड बाद वो काम करके दे देगा। अब यहाँ पर ये सेट टाइम आउट है, तो एक तरीके से सेट टाइम आउट क्या करता है? अपना टाइम लेता है,
यानी ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटेनियसली हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट लिख दिया तो वो एकदम से आउटपुट हमें दे देगा। वो क्या करेगा, इतना टाइम लेगा आउटपुट देने के लिए। तो अगर सेट टाइम आउट से पहले हम लिख दे console.log1, फिर लिखें console.log2 एंड इसके बाद लिखें console.log3 एंड यहां लिख दे console.log4। तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये सेट टाइम आउट से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होंगी। पर क्या console.log3, console.log4 ये जो दो स्टेटमेंट हैं, इवन दो ये इसके आउटपुट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, तो क्या इन्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए 4 सेकंड वेट करने के लिए? क्योंकि जनरली क्या होगा, सिंक्रोनसली चीज़ें चलेंगी तो क्या होगा, पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 4 सेकंड वेट किया जाएगा, उसके बाद ये चीज़ आके प्रिंट होगी। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर इस तरीके से हम अपना कोड लिखते हैं तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये वेट नहीं करेंगी। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे 1 2 3 4 तो प्रिंट होंगी और एग्जैक्टली 4 सेकंड बाद हमारे पास हेलो भी प्रिंट होकर आ जाएगा। तो क्या किया, इन स्टेटमेंट्स ने यहाँ पे सेट टाइम आउट के साथ 4 सेकंड वेट नहीं किया। इसको कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे काम की कि हमने 1 को प्रिंट करवाने की स्टेटमेंट लिखी, 2 को प्रिंट करवाने की स्टेटमेंट लिखी, यहाँ हमने सेट टाइम आउट कर दिया, एपीआई की जगह सेट टाइम आउट कर दिया, यानी ऐसा फंक्शन जो टाइम लेता है, और यहाँ पे 3 प्रिंट करवाया, यहाँ पे 4 प्रिंट करवाया। तो प्रोग्रामिंग ने देखा 1 तो मैं प्रिंट कर ही सकता हूँ, 2 भी प्रिंट कर सकता हूँ, अब सेट टाइम आउट है जो टाइम ले रहा है, तो क्या करो, इसे पैरेलली चला दो, यानी इसे साइड में रख दो, ये जैसे ही कंप्लीट होगा अपना आउटपुट प्रिंट कर देगा। मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो 3 उसने प्रिंट करवाया, 4 उसने प्रिंट करवाया, जैसे ही सेट टाइम आउट का टाइम कंप्लीट हो गया फिर उसका आउटपुट प्रिंट करवा दिया। यानी सेट टाइम आउट के लिए बैठ के कोड ने वेट नहीं किया कि वेट करते हैं ये कब कंप्लीट होगा फिर हम आगे का काम करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। इट इज़ बेसिकली लाइक इमेजिनिंग कि लेट्स सपोज हमने ऑनलाइन कोई ऑर्डर किया है, हम अमेजोन से कुछ चीज़ ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं, तो एक बार हमने पेमेंट कर दी तो हम वेट नहीं करते कि 24 घंटे में कुछ डिलीवर हो गया, 2 दिन में डिलीवर होगा, तो हम बैठ के वेट ही कर रहे हैं, हम चेक ही कर रहे हैं कि वो कब आएगा, इवन दो हम चेक करते हैं, बट पूरा टाइम हमारा फुल टाइम काम ही वही है, चेक करेंगे। तो एक बार हमने पेमेंट कर दी तो अब हम अपने नॉर्मल काम करते रहेंगे और जैसे ही वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा फिर हम उस आइटम को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, और इस चैप्टर के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हम डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इसकी एक बार डेफिनेशन भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ड्यू टू सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समटाइम्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू सम प्रीवियस इंस्ट्रक्शन व्हिच कॉजेज अ डिले इन द यूआई। अब यहाँ पे console.log कहता नहीं तो मैं तो सेट टाइम आउट का वेट करूंगा, तो उससे क्या होता है, डिले हो जाती चीज़ें काफ़ी सारा, यानी ये जो प्रिंटिंग वाला काम है ये नहीं हो पाता। तो इसीलिए एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूशन अलाउज टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली, यानी इसके जो बाद वाली इंस्ट्रक्शंस हैं ये दोनों इंस्ट्रक्शंस वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती हैं एंड डजंट ब्लॉक द फ्लो। एक फ्लो होता है हमारे कोड का कि कोड कैसे काम कर रहा है, उसको ब्लॉक नहीं किया जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दे आर कॉल्ड कॉल बैक्स, और कॉल बैक्स को थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। हमने बात की थी कि कॉल बैक क्या होता है। कॉल बैक इज बेसिकली एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। जब भी किसी फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन पास करते हैं उसे हम कॉल बैक कह देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स कॉल इट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ये हमारा फंक्शन है जो हमारे लिए काफ़ी सारे काम कर रहा है। अब इस कैलकुलेटर फंक्शन के अंदर a एंड b दो नंबर्स हमारे पास आएंगे, और हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ है कॉल्ड सम। सम क्या करता है, a और b दो नंबर लेता है और उनसे console.log उनका सम प्रिंट करवाता है, a प्लस b। और कैलकुलेटर फंक्शन के अंदर हम एक तीसरा सम फंक्शन इसको हम कह सकते हैं, या सम कॉल बैक इसको हम कह सकते हैं। तो जो भी a b आएंगे, कैलकुलेटर फंक्शन क्या करेगा, सम कॉल बैक के अंदर a और b इनको पास कर देगा और काम करवा देगा। तो बेसिकली हम कैलकुलेटर को कॉल कर सकते हैं टू कैलकुलेट द सम ऑफ 1 एंड 2, एंड इसके अंदर हम अपने सम फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास 3 प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर a और b तो हमने पास ही किए, पर साथ में सम पास किया। सम क्या है, सम एक फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है उसे हम कहते हैं कॉल बैक। तो इसीलिए इसके नाम में हमने यहाँ पे कॉल बैक लिख दिया। अगर हम नाम में कॉल बैक नहीं लिखते तो भी वो कॉल बैक ही रहता है। एक और चीज़ नोट करनी है, जब भी हम कॉल बैक्स को पास करते हैं इसे पेरेंथेसिस के साथ पास नहीं करना, क्योंकि ऐसे अगर पास किया तो ये रन नहीं करेगा कोड, क्योंकि पेरेंथेसिस के साथ पास करने का मतलब है कि सम फंक्शन को हम यहीं के यहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया तो हमारे पास एरर आ जाएगा, सम कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू पास हुई दैट इज नॉट अ फंक्शन। इसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया और कुछ चीज़ प्रिंट करवा दी। तो कॉल बैक्स को जब भी पास करते हैं हमें उन्हें सिर्फ अपने नाम के साथ पास करना पड़ता है विदाउट एनी पेरेंथेसिस।
अब हम चाहते तो यहाँ सम की जगह पूरा का पूरा फंक्शन भी पास कर सकते थे, यानी हम चाहते तो यहाँ एक एरो फंक्शन पास कर सकते थे। इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन हो जाता जिसके अंदर a एंड b दो पैरामीटर्स हमारे पास आते एंड यहाँ पर console.log करवाते हम a प्लस b। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस केस में भी क्या होता है, सही आउटपुट आता। यानी कॉल बैक के अंदर हम किसी फंक्शन को ऑलरेडी बनाकर सिर्फ उसका नाम भी पास कर सकते हैं या फिर कंप्लीट वो फंक्शन भी हम पास कर सकते हैं, वो भी वैलिड सिंटैक्स होगा। ये तो हो गया सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के कॉल बैक। इसके अलावा अभी हमने सेट टाइम आउट का एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट हेलो इज इक्वल टू, इस तरीके से भी एरो फंक्शन की फॉर्म में हम अपने फंक्शन को भी लिख सकते हैं। console.log ये फंक्शन क्या करता है, हेलो प्रिंट करता है। अगर मैंने सेट टाइम आउट को कॉल किया और हम चाहते हैं हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट हो कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, तो यहाँ पर ये जो हेलो हम पास कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो अ कॉल बैक। तो सेट टाइम आउट क्या लेता है, कॉल बैक लेता है। तो इसे सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 2 3 सेकेंड्स बाद हमारे पास हेलो के अंदर आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कॉल बैक सिंक्रोनस एंड सेट टाइम आउट के अंदर एसिंक्रोनस तरीके से भी काम करते हैं। अब कॉल बैक तो हमने समझ लिया कि हमने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया किसी दूसरे फंक्शन को, पर जब भी हम कॉल बैक्स को यूज करते हैं तो रियल टाइम प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम अराइज कर सकती है, एक काफी बुरी प्रॉब्लम अराइज करती है विच इज कॉल्ड कॉल बैक हेल। तो इसका नाम में हेल है, मतलब ये कोई बुरी चीज है। अब कॉल बैक हेल क्या होता है, कॉल बैक हेल होता है कि कई बार हमारी कोड के अंदर प्रोग्रामिंग करते टाइम ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसके अंदर हमारे पास नेस्टेड कॉल बैक्स आ जाते हैं। अब ये नेस्टेड का क्या मतलब होता है, नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज के अंदर तीसरी चीज के अंदर चौथी चीज, इस तरीके से। अब प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्टिंग मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देती हूँ। नेस्टिंग जब भी हम कहते हैं, जब भी आप ये शब्द सुनो, चाहे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर रहे हैं, नेस्टिंग का क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज मैंने कोई इफ एल्स कंडीशन लिखी, मैंने लिखा कोई वेरिएबल बना देते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 19। मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो उस केस में कुछ करना है, एल्स कुछ और करना है। console.log चाइल्ड, प्रॉबेबली चाइल्ड नहीं बोलेंगे वैसे, उसकी भी कई कंडीशंस होती हैं। इसमें भी इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं console.log senior else console.log middle। सो दिस इज अ वैलिड कोड जो रन कर सकता है। अब इस कोड के अंदर मैंने क्या किया, जब हमने अपनी इफ स्टेटमेंट लिखी है, इफ स्टेटमेंट के अंदर भी हम इफ एल्स लिख सकते हैं। ये क्या हो गई, इसको हम नेस्टिंग कहते हैं। नेस्टिंग यानी इफ के अंदर ही इफ एल्स को लिख पाना। तो एक बार ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो उसके बाद अंदर वाली कंडीशन चेक की जाएगी। तो एज अगर 19 है तो यहाँ पे हमारे लिए मिडिल प्रिंट होके आएगा। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे मिडिल प्रिंट होके आएगा। क्यों, क्योंकि एज पहले चेक हुई, क्या एज ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन 18 है। उसके बाद चेक हुआ क्या ग्रेटर देन 60 है, नहीं है, तो यहाँ एल्स में आ गए और ये वाली चीज़ हमारे लिए प्रिंट होकर आएगी। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। जैसे हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स होता है वैसे ही हमारे पास नेस्टेड लूप्स भी होते हैं। जैसे एक हमने लूप बनाया, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, इस तरीके से कुछ। और फिर हमने लूप बनाया लेट आई इज इक्वल टू 0, या दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 5, j प्लस प्लस। और यहाँ पर अगर मैं console.log कर दूँ j को, तो इससे क्या होगा, इससे मेरे पास 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 नहीं, 0 1 2 3 4, ये 5 जो नंबर्स हैं ये हर लाइन 5 लाइनों के अंदर प्रिंट होके आएंगे। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट, बट इसके अंदर सेम लाइन पर लाने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्रोबेबली क्रिएट अ स्ट्रिंग let str is equal to this, और str is equal to str plus j। एंड यहाँ हमें बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है ये कोड जो मैं लिख रही हूँ ये क्या करता है, बस मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ। रिफ्रेश किया तो 5 बार क्या प्रिंट हुआ, 0 1 2 3 4। इनफैक्ट यहाँ हम प्रिंट कर सकते हैं आई, रिफ्रेश, तो फर्स्ट टाइम 0 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, फिर सेकंड टाइम प्रिंट हुआ, फिर थर्ड टाइम प्रिंट हुआ, फिर फोर्थ टाइम प्रिंट हुआ, फिर फिफ्थ टाइम प्रिंट हुआ। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ नेस्टेड लूप। यानी फॉर लूप के अंदर हमने एक दूसरा फॉर लूप लिख दिया। क्यों लिखा, ये कैसे प्रिंट हुआ, उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट ये किया जा सकता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो नेस्टिंग का मतलब होता है एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को लिखना। अब जैसे इफ़ के अंदर एक और इफ़ आ सकता है, फॉर के अंदर एक और फॉर आ सकता है,
कॉल बैक्स की भी नेस्टिंग हो सकती है। और यही जो कॉल बैक्स की नेस्टिंग होती है, जब ये बहुत डीपर लेवल पे चली जाती है तो इससे कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम हमारे पास अराइज होती है। अब ये कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। एक और छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी कि जो कॉल बैक हेल है, या आगे जाके हम प्रोमिसेस के टॉपिक को पढ़ेंगे, असिंक अवेट को पढ़ेंगे, ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको फर्स्ट टाइम में बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ गए, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसीलिए अगर फर्स्ट टाइम में चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं तो उससे घबराना नहीं है। अगर आपको परेशानी आ रही है कि एक बार हमने देख लिया पर हमें कंप्लीटली समझ नहीं आया, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। इन टॉपिक्स को आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड देम, और फिर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स, अपने खुद के कोड लिखने पड़ेंगे टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मतलब क्या था उस चीज़ को। ठीक है, मैंने सीख तो लिया इसका क्या मतलब है, पर वो प्रॉब्लम कौन सी प्रैक्टिकल सिचुएशन में अराइज करती है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को सीखने पर ध्यान दे रहे हैं। जरूरी नहीं है आप ये सोच पाओ कि यार प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये प्रॉब्लम यहाँ पे अकर करेगी, वो हमें आज समझ नहीं आएगा, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा। तो 2 से 3 बार भी अगर आपको टॉपिक को रिपीट कर करके देखना पड़ता है तो उसमें टेंशन मत लेना, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। तभी मैंने पहले ही बताया था, ये चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हो गया तो मतलब आप लोगों को जाकर कह सकते हैं, अगर आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गए, कि मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग ठीक से आती है। अब लेट्स सपोज हमने ऐसी वेबसाइट बनाई है जो डेटाबेस से कुछ डेटा लेकर आती है। डेटाबेस हमारा एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर्ड होता है। अब एज सच हम डेटाबेसेस नहीं पढ़ रहे, पर हम इमेजिन कर सकते हैं एक वेबसाइट है जिसके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स है और उन सारे यूजर्स का डेटा एक डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। तो वेबसाइट के अंदर मान लो कोई भी यूजर लॉग इन करता है, तो जब भी यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा, हमारे कोड को, जावास्क्रिप्ट के कोड को चेक करना पड़ेगा ये यूजर नेम पासवर्ड सही है क्या। तो हम उस डेटाबेस के साथ मैच करेंगे, क्या डेटाबेस के अंदर जो चीज़ स्टोर्ड है वो इस यूजर ने जो एंटर किया है उसके साथ मैच कर रही है, मैच कर रही है तो आप अकाउंट के अंदर एंटर हो जाओगे। तो जब भी हम डेटाबेस से कुछ भी डेटा मंगवाते हैं उसमें हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि कुछ डेटाबेसेस फास्ट होते हैं, कुछ डेटाबेसेस के अंदर हो सकता है हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो ऐसे प्रैक्टिकल केसेस में जनरली अगर आपका लार्ज डेटाबेस होता है तो उसके अंदर आपको टाइम लगता है डेटाबेस से डेटा फेच करने में। तो ऐसा ही हम एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, उस डेटाबेस की कॉपी बना लेते हैं एक तरीके से, जो हमारे लिए डेटाबेस बनेगा। तो इस फंक्शन को हम कह देते हैं गेट डेटा। ये गेट डेटा फंक्शन क्या करता है, हमें डेटा रिटर्न करता है। दिस इज बेसिकली आवर डेटाबेस। और इस फंक्शन को हम बेसिकली एक डेटा का आईडी सेंड करेंगे कि मुझे इस आईडी वाला डेटा चाहिए, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमें उस आईडी का डेटा रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली या रिटर्न नहीं करेगा, console.log करवा लेते हैं कि console.log करेगा डेटा विद द डेटा आईडी, इस तरीके की कुछ चीज़ प्रिंट करवाएगा। तो जब हम गेट डेटा को कॉल लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम डेटाबेस से हम डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एक आईडी भेजनी पड़ेगी 123, तो हमारे पास 123 आईडी वाला डेटा आ गया। अगर हमने 1 भेजा तो हमारे पास 1 आईडी वाला डेटा आ गया। बहुत मतलब बेसिक लेवल पे, कोर लेवल पे हम इस चीज़ को लिख रहे हैं। तो हमने कोई आईडी भेजी, उसके बेसिस पे हमारे पास डेटा आ गया। अब लेट्स सपोज ये डेटाबेस कुछ टाइम लेता है, अभी तो इमीडिएटली सेंड कर रहा है, पर ये जो डेटाबेस है ये 2 सेकंड लेता है, डेटा को सर्च करता है पहले कहाँ पे है डेटा, फिर 2 सेकंड बाद डेटा को भेजेगा। तो 2 सेकंड बाद डेटा को भेजता है, तो उसके लिए हम सेट टाइम आउट को यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स हैव सेट टाइम आउट इनसाइड दिस फंक्शन। सेट टाइम आउट क्या करेगा, इसके अंदर एक और हम एरो फंक्शन बना लेते हैं। सेट टाइम आउट डेटा को तो प्रिंट करवा देगा, मतलब भेज देगा, पर कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। तो इस तरीके से इसी कोड के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर वी हैव सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट इस काम को करेगा पर 2 सेकंड बाद करेगा। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सपोज हमें डेटा चाहिए, हमें 4 5 6 आईडी वाला डेटा चाहिए, तो 1 2 2 सेकंड बाद हमें वो डेटा मिल जाएगा। अगर मुझे 4 आईडी वाला डेटा चाहिए तो 1 2 2 सेकंड बाद हमें हमारा डेटा मिल जाएगा। तो अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा डेटाबेस क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है डेटा को रिटर्न करने में। ये नॉर्मल सी चीज़ है जिसको हमने समझ लिया। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा कोड लिखना है जिसमें हमें पहले तो डेटा 1 चाहिए, उसके बाद डेटा 1 एक बार हमारे पास आ गया, फिर हमें डेटा 2 चाहिए, फिर डेटा 2 हमारे पास आ गया, उसके बाद हमें डेटा 3 चाहिए। यानी ऐसा नहीं तीनों डेटा साथ में चाहिए, हमें ये डेटा पहले चाहिए, उसके बाद हमें ये डेटा चाहिए, उसके बाद हमें ये डेटा चाहिए। इस चीज़ को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में आ सकता है कि पहले क्या कर देते हैं, गेट डेटा 1 कर देते हैं, उसके बाद गेट डेटा 2 कर देते हैं,
एंड उसके बाद हम गेट डेटा 3 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से हमने कोड लिखा तो क्या होगा, पहले हमारे पास 1 वाला डेटा आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 वाला डेटा आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 वाला डेटा आ जाएगा। तो इसे सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो 1 2, इस सिचुएशन में क्या हुआ, तीनों डेटा हमारे पास एक साथ आ गए। हमें एक साथ डेटा नहीं चाहिए था, हमें तो पहले 1 वाला चाहिए था, फिर हमें 2 सेकंड का डिले चाहिए, फिर ये वाला डेटा चाहिए, फिर हमें 2 सेकंड का डिले चाहिए, फिर हमें ये वाला डेटा चाहिए। पर यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ही ये कोड रन किया, इसने क्या किया, गेट डेटा ने क्या किया कि मैं सेट टाइम आउट, मेरा टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ 2 सेकंड का और आगे का कोड रन करता हूँ। इसने भी क्या किया, मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ 2 सेकंड का और आगे का कोड रन करता हूँ। और इसने भी क्या किया, मैं अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ 2 सेकंड का और आगे का कोड रन करता हूँ। और इन तीनों का टाइमर, क्योंकि इमीडिएटली स्टार्ट हुआ था, इमीडिएटली प्रोग्रामिंग चल रही है, तो तीनों का टाइमर एक साथ कंप्लीट हुआ और तीनों का डेटा एक साथ हमारे पास आया। पर ऐसी सिचुएशन कई बार हमारे पास हो सकती है कि फर्स्ट डेटा आए तभी हम सेकंड डेटा सर्च करें, सेकंड डेटा आए तभी हम थर्ड डेटा सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ, प्रैक्टिकल केस। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लॉग इन कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पहले हम अपना यूज़र नेम एंटर कर रहे हैं, फिर हम अपना पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। अब अज्यूम करते हैं हमारा कोड इस तरीके से लिखा हुआ है कि पहले डेटाबेस के अंदर हमारा यूज़र नेम सर्च किया जाएगा। अगर वो यूज़र नेम इंस्टाग्राम के ऊपर एग्जिस्ट करता होगा तभी हम पासवर्ड को सर्च करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, यूज़र नेम को सर्च कर रहे हैं। अगर यूज़र नेम मिल गया, हो सकता है उसमें 2 सेकंड लग जाए, 1 सेकंड लग जाए, वैसे तो रियल लाइफ सिनेरियो में काफ़ी मिली सेकंड या और भी बहुत कम टाइम लगता है वो चीज़ सर्च करने में। बट फॉर आर सिंप्लिसिटी अज्यूम करते हैं उसमें 2 सेकंड लग गए यूज़र नेम को सर्च करने में। अब यूज़र नेम हो सकता है मिले ही नहीं डेटाबेस में, तो हम पासवर्ड को क्यों चेक करें, हम यूज़र को बताएंगे सीधा आपका यूज़र नेम गलत है, इट डजंट एग्जिस्ट इन आर डेटाबेस। लेकिन अगर यूज़र नेम मिल गया फिर हम पासवर्ड को चेक करेंगे, तो उसमें भी हो सकता है अगले 2 सेकंड लगे। तो इस तरीके की कंडीशन हम यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें डेटा जो सर्च करनी है चीज़ वो एक साथ नहीं चाहिए, हमें तो इंडिविजुअल डिले के साथ चीज़ें चाहिए। तो उसको करने का क्या तरीका होगा, उसको करने का एक प्रैक्टिकल तरीका होता है कॉल बैक्स। कॉल बैक से हम कैसे चीज़ को कर सकते हैं, हमारे पास ये जो गेट डेटा वाला फंक्शन है, इसे हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन इसके पास कर सकते हैं, एक और कॉल बैक इस गेट डेटा को पास कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं गेट नेक्स्ट डेटा। गेट नेक्स्ट डेटा क्या करेगा, एक बार ये डेटा हमने प्रिंट करवा लिया, उसके बाद अगर इसके बाद भी कोई और डेटा चाहिए होगा तो उसको गेट करेगा। तो गेट नेक्स्ट डेटा एक फंक्शन पास कर देंगे और एक बार हमें ये प्रिंट करवा लिया, फिर हम गेट नेक्स्ट डेटा को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर जब हम गेट डेटा को पास कर रहे हैं तो गेट डेटा में 1 तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटा हो जाएगा, और गेट नेक्स्ट डेटा में दोबारा हम गेट डेटा को पास करेंगे। और इसको किसके साथ पास करेंगे, इसको पास करेंगे विद एन आईडी ऑफ 2। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गेट डेटा को तो कॉल कर रहे हैं और हमें ये वाला डेटा चाहिए, कंप्लीटली क्लियर है। और हम चाहते हैं जैसे ही हमें ये वाला डेटा मिल जाए उसके बाद नेक्स्ट डेटा भी चाहिए हमें। अब नेक्स्ट डेटा कहाँ से आए, नेक्स्ट डेटा के लिए हमने उसी फंक्शन को एज अ कॉल बैक पास कर दिया। अब इस तरीके से हम कॉल बैक पास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ तो फंक्शन के साथ पेरेंथेसिस लग गया, तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी ऐसे कोड लिखेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा इस तरीके से कि गेट नेक्स्ट डेटा इज नॉट अ फंक्शन। क्यों एरर आया, क्योंकि ये तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया और ये पहले एग्जीक्यूट हो गया इनफैक्ट, इसीलिए 2 वाली चीज़ पहले प्रिंट हो गई। तो ऐसे नहीं लिखना अपने कॉल बैक को। जब भी हमें साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना है तो अपने कॉल बैक को ऐसे लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, हम एक एरो फंक्शन बना देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। ये जो एरो फंक्शन है ये एक प्रॉपर फंक्शन है जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो दिस इज गोइंग टू बी आर कॉल बैक। इस तरीके का कोड देखने में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट जनरली आप रियल लाइफ कोड देखोगे कंपनीज के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, तो इसी तरीके से कोड लिखा होता है। तो जो अजीब सा दिखने वाला, कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला सिंटैक्स है, दिस इज रियल लाइफ प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से हम अपने कॉल बैक को पास करेंगे। अब इसको सेव कर लेते हैं। एंड एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि गेट डेटा के अंदर फर्स्ट टाइम तो हमने कोई कॉल बैक पास कर दिया, पर ये जो सेकंड टाइम हम गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं इसमें तो गेट नेक्स्ट डेटा है ही नहीं। तो यहाँ हम एक चेक लगा सकते हैं कि अगर गेट नेक्स्ट डेटा ये फंक्शन एग्जिस्ट करता हो तभी इस फंक्शन को कॉल करो। यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो 1 2 2 सेकंड बाद डेटा 1 आएगा, दोबारा से 2 सेकंड का डिले होगा, फिर हमारे पास डेटा 2 आएगा। यानी जो काम हम करना चाह रहे थे उसको हमने अचीव कर लिया। कैसे अचीव किया, कॉल बैक की फॉर्म में, कि हमने यहाँ पे एक कॉल बैक पास कर दिया।
ये एज अ बिगिनर आप सोचो कि अभी तक मैंने इतनी सारी जावास्क्रिप्ट के चैप्टर पढ़े थे, ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि मैं इस तरीके से पास करूँ? नहीं आएगी। इस तरीके से कोड लिखना हर किसी को जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है कि कोड को ऐसे भी लिख सकते हैं। एकदम से फॉर अ बिगिनर आपको हिट नहीं करेगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि इतना कॉम्प्लेक्स था, मैं इसको खुद कैसे सोचूंगा। आप खुद से नहीं सोच सकते इसको। 99.99% डेवलपर्स जब शुरुआत करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ तो खुद से नहीं सोच सकते इस कोड को। इस कोड के सिंटैक्स को, ऐसे सिंटैक्स को हमें देख के सीखना पड़ता है, फिर उसे अप्लाई करना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ हम इसे खुद लिखना सीखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक ऐसा फंक्शन जिसमें हमने कॉल बैक को पास किया और जो हमें काम करना था उसको अचीव किया। अब लेट्स सपोज कि 2 सेकंड लगते हैं हमें डेटा 1 लाने में, फिर 2 सेकंड लगते हैं हमें डेटा 2 लाने में। अब दोबारा से 2 सेकंड के बाद हमें डेटा 3 चाहिए, तो वो तो काम हमारे लिए बहुत आसान हो गया। बेसिकली जो यहाँ पर हमने कॉल बैक पास किया, ऐसे ही कॉल बैक हमें इस फंक्शन के अंदर पास करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन बना लेंगे और एरो फंक्शन के अंदर कर देंगे गेट डेटा ऑफ 3। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। 2 सेकंड वेट करेंगे, डेटा 1 आ जाएगा। 2 सेकंड वेट करेंगे, डेटा 2 आ जाएगा। 2 सेकंड वेट करेंगे, डेटा 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही से चीज़ें चल रही है। इनफैक्ट अब अगर आपको डेटा 4 भी चाहिए तो कुछ नहीं करना, 3 वाले में एक एरो फंक्शन बनाना है और इसके अंदर गेट डेटा करना है 4। बिल्कुल कोड हमारा वर्क करेगा। रिफ्रेश करेंगे, 2 सेकंड का डिले, डेटा 1। 2 सेकंड का डिले, डेटा 2। 2 सेकंड का डिले, डेटा 3 एंड 2 सेकंड का डिले, डेटा 4। अब ये तो हमने जो सोचा था उसको अचीव कर लिया अच्छे से। कैसे अचीव किया? यूजिंग कॉल बैक्स। बट अगर कोई एज अ बिगिनर, आप खुद इस कोड को देखो, ये वाला जो पार्ट है विच इज़ यूजिंग अ लॉट ऑफ कॉल बैक्स, इफ़ यू लुक एट दिस पार्ट, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा नहीं है आप एज अ बिगिनर हैं, आप फर्स्ट टाइम कॉल बैक को समझ रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस तरीके के सिंटैक्स को, तो हमें तो कॉम्प्लेक्स लगेगा ही। बट अगर एक प्रोग्रामर भी देखेगा तो ये कोई ईजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स नहीं है। और यहाँ पर तो ये फिर भी ईजी है, क्यों? क्योंकि मैंने छोटा सा ही तो फंक्शन लिखा है। बट रियल लाइफ प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं। मतलब रियल लाइफ प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ एक फंक्शन कॉल नहीं हो रहा होता। रियल लाइफ प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, अगर गेट डेटा है तो यहाँ पर बेसिकली हमारे लिए प्रिंट हो सकता है console.log गेटिंग डेटा 2। इस तरीके की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास हो सकती हैं। अब जैसे ही मैंने सिर्फ क्या किया, एक सिंपल सी स्टेटमेंट ऐड की है, सिर्फ एक console.log की स्टेटमेंट ऐड की है। पर जैसे इसको सेव करके रन करेंगे, 1 2 डेटा 1 आया, अब वो डेटा 2 को गेट कर रहा है। डेटा 2 आया, अब वो डेटा 3 को गेट कर रहा है। डेटा 3 आया, वो डेटा 4 को गेट कर रहा है और फाइनली हमारे पास डेटा 4 आ गया। मतलब काम वही सेम हो रहा है, बस एक छोटी सी स्टेटमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तब ये कोड इतना अजीब, एंड आई वुड से दिस इज़ अ वेरी बैड कोड। मतलब क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। जिस कोड को डेवलपर ही पढ़ के समझ नहीं पा रहे, दैट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ प्रोग्रामिंग। और इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं, ये जो कोड जिसको करने में हमें बहुत मेहनत लगी, इसको हम कहते हैं कॉल बैक हेल। क्यों? क्योंकि एक कॉल बैक के अंदर हमने दूसरा कॉल बैक डाल दिया, दूसरे कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक डाल दिया, तीसरे कॉल बैक के अंदर चौथा कॉल बैक डाल दिया। दिस इज नेस्टेड कॉल बैक्स। तो कोई आपसे पूछे कॉल बैक हेल क्या प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है। नेस्टेड कॉल बैक्स स्टैक्ड बिलो वन अनदर फॉर्मिंग अ पिरामिड स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, इन्होंने पिरामिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। पिरामिड यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर जब फॉर्म करते हैं तो इसको हम पिरामिड ऑफ डूम भी कहते हैं, बट जनरली आपको कॉल बैक हेल सुनने को मिलेगा। तो दिस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। कल को आपको इस कोड के अंदर कुछ चेंज करना होगा, दैट विल बी डिफिकल्ट। इसको समझना ही अपने आप में कोई डिफिकल्ट होगा। और कंपनीज के अंदर तो नए प्रोग्रामर्स आते ही रहते हैं। कोई नया व्यक्ति आपकी टीम के अंदर आया, वो ऐसे कोड को देखेगा, उसको प्रॉब्लम होगी इसको समझने और मैनेज करने में। तो इसीलिए कॉल बैक हेल इज अ प्रॉब्लम इन जावास्क्रिप्ट, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चमत्कारी कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं प्रोमिसेस, वादा, विश्वास। तो प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट आता है कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कॉल बैक्स हमारे पास होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। कॉल बैक को जब हम काफ़ी ज़्यादा नेस्टेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, डीपर नेस्टेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, उससे कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम आती है। और कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोमिसेस आते हैं। तो बेसिकली शुरुआत में जो हमने बात की थी कि हम समझेंगे कॉल बैक हेल क्या होता है। कॉल बैक हेल हमने समझ लिया क्या होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोमिसेस आते हैं।
ऐसा नहीं है प्रोमिसेस बहुत फुल प्रूफ चीज़ है, प्रोमिसेस के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी हम बाद में एक और नई चीज़ लेकर आएंगे। तो अब हम फाइनली समझने वाले हैं कि प्रोमिसेस को कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि कॉल बैक हेल्स अगर बुरी चीज़ है तो क्या हमें कॉल बैक कभी भी नहीं यूज़ करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें कॉल बैक्स डेफिनेटली यूज़ करने चाहिए। इनफैक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर हम बहुत जगह कॉल बैक्स को यूज़ करते हैं। बस जहाँ भी आपको दिखने लगे यहाँ कॉल बैक हेल हो रहा है, उसको बेटर, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे कॉल बैक हेल को हम टैकल करते हैं यूजिंग प्रोमिसेस। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोमिसेस के साथ। अब जैसे रियल लाइफ के अंदर प्रोमिसेस हमारे विश्वास के ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमेजोन से कोई भी चीज़ है जिसको ऑर्डर करते हैं, तो एक तरीके से अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट दे दिया जो हमारे पास अभी डिलीवर नहीं हुआ, तो अमेजोन क्या कर रहा है, एक तरीके से हमें प्रॉमिस दे रहा है कि ये सामान आपके पास डिलीवर होगा। तो उसने क्या किया, हमें प्रॉमिस दे दिया और हमने विश्वास किया कि ठीक है, एक प्रॉमिस हमें मिल गया है और ये आइटम हमारे पास डिलीवर होगा। तो हम क्या करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। और फिर जब भी ऑर्डर की डिलीवरी होने वाली थी, वहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, हमारे पैसे रिफंड हो गए, या फिर हमारा ऑर्डर किसी भी वजह से रीच नहीं कर पाया और अमेजोन हमें कहता है कि हम ये ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकते। और दूसरा केस हमारे पास होता है कि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हमारे पास डिलीवर हो गया। तो जब हम कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और कोई भी वेबसाइट है जो हमें प्रॉमिस देती है कि ठीक है ये सामान आपके पास डिलीवर होगा, तो तब वो प्रॉमिस क्या होता है, अनफुलफिल्ड होता है। यानी अभी कुछ फाइनल हमारे पास कोई आइटम रिसीव नहीं हुआ, और अगर आइटम रिसीव हो गया तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व हो गया यानी चीज़ सक्सेसफुली काम कर गई। और अगर हमारा आइटम, हमारा ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया, उस केस में कहते हैं कि हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। तो ये कुछ टर्म्स हैं, अनफुलफिल्ड, रिजेक्ट, रिजॉल्व, जिनको हम जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस में बहुत बार देखेंगे। अब जैसे रियल लाइफ प्रोमिसेस विश्वास के ऊपर चलते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस भी एक तरीके से विश्वास के ऊपर चलते हैं। प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट इज फॉर इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ टास्क। यानी हमारे कोड ने हमें एक प्रॉमिस दे दिया, इसका मतलब है कि इवेंचुअली जो भी काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या होगा, वो या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। मतलब वो काम इवेंचुअली होगा। अब वो सक्सेसफुली काम होता है या उसके अंदर कोई एरर आ जाता है वो हमें नहीं पता, पर इवेंचुअली काम हमारा कंप्लीट हो रहा होगा। प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होती है, एंड प्रोमिसेस आर अ सॉल्यूशन टू कॉल बैक हेल। कैसे कॉल बैक हेल के लिए सॉल्यूशन है उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम प्रोमिसेस का बेसिक समझने वाले हैं। किसी भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं न्यू प्रॉमिस। तो प्रॉमिस, ये वाला प्रॉमिस क्या है, ये हमारी एक क्लास है जिससे हम एक नया प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अंदर प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम एक फंक्शन पास करते हैं, और फंक्शन के अंदर हमारे पास दो हैंडलर्स होते हैं। ये हैंडलर्स क्या हैं, ये हैंडलर्स खुद में फंक्शंस हैं, या इनको हम कॉल बैक्स कह सकते हैं। एक का नाम होता है रिजॉल्व, एक का नाम होता है रिजेक्ट। बहुत बेसिक के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा ये वाला जो कोड है इसे अभी के लिए हम कर देते हैं कॉमेंट आउट, एंड लेट्स लुक एट आवर प्रोमिसेस। अब जब भी हम प्रोमिसेस की बात करते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रॉमिस। इसको हम कह देते हैं प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस जिसके अंदर हम इस तरीके से अपना कोई एरो फंक्शन लिख सकते हैं। और ये जो हमारा एरो फंक्शन है इसके अंदर हमारे पास दो हैंडलर्स होते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। रिजॉल्व का मतलब है अगर इस फंक्शन को आपने रन कर दिया, इसका मतलब आपका प्रॉमिस जो है कंप्लीट हो गया, काम सक्सेसफुल हो गया। और रिजेक्ट का मतलब है अगर इस फंक्शन को आपने रन कर दिया, इसका मतलब आपका प्रॉमिस फुलफिल तो हो जाएगा, मतलब काम तो हो जाएगा, पर उस काम में एरर आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ हम क्या लिखते हैं, console.log आई एम अ प्रॉमिस, इस तरीके का कुछ लिखते हैं। लेट्स सेव इट एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया यहाँ पर आई एम अ प्रॉमिस। एंड अगर हम प्रॉमिस की वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो इस तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस प्रिंट होकर आते हैं कंसोल विंडो में। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, प्रॉमिस लिखा आ रहा है, और यहाँ पेंडिंग आ रहा है। यानी प्रॉमिस के अंदर एक तो प्रोटोटाइप होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट के पास प्रोटोटाइप होता है। और दूसरा इसके पास दो चीज़ें होती है, एक होता है स्टेट, एक होता है रिजल्ट। अब जब भी हमारा कोई भी प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस की 3 स्टेट्स हो सकती हैं। एक स्टेट होती है हमारी पेंडिंग स्टेट, एक स्टेट होती है हमारी फुलफिल्ड स्टेट, और एक स्टेट होती है हमारी रिजेक्टेड स्टेट। फुलफिल्ड कहने का मतलब होता है रिजॉल्व। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, अब हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास अमेजोन से कोई ऑर्डर भी नहीं आया, कोई कैंसलेशन का मैसेज भी नहीं आया, तो अभी स्टेट क्या है, अभी स्टेट पेंडिंग है, कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर हमारे पास फाइनली हमारा ऑर्डर आ जाता है तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर फुलफिल हो गया, यानी चीज़ रिजॉल्व हो गई।
या फिर अगर अमेजोन हमें कहता है आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपके पैसे हम रिफंड कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा प्रॉमिस क्या हुआ, हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं और यही 3 स्टेट्स हमारे जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस में देखने को मिलती हैं। तो अगर हम अपने प्रॉमिस को प्रिंट करवाएं तो इस बार अभी हमारी स्टेट क्या है, अभी हमारी स्टेट है पेंडिंग स्टेट। और फाइनली हमारे पास कुछ एज सच रिजल्ट तो आया नहीं है, पर अगर हमें प्रॉमिस को फुलफिल कराना है तो उस केस में हम रिजॉल्व को लिखते हैं। और रिजॉल्व हमारा क्या होता है, रिजॉल्व हमारा फंक्शन होता है। इस फंक्शन को कौन क्रिएट कर रहा है, इस फंक्शन को जावास्क्रिप्ट ही क्रिएट कर रहा है। ये इंटरनली ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट से क्रिएट होता है। तो रिजॉल्व को हम कॉल करेंगे और इसे हम किसी वैल्यू के साथ कॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी राइट 1 2 3। तो हमारे रिजल्ट में इफ़ वी नाउ प्रिंट द प्रॉमिस, तो प्रॉमिस की स्टेट क्या है, प्रॉमिस की स्टेट है फुलफिल्ड, और रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में है 1 2 3। हम चाहते तो यहाँ पर कोई मैसेज भी पास ऑन कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आई कुड हैव रिटन सक्सेस, एंड अब हम अपने प्रॉमिस को प्रिंट करवाते तो हमारे पास स्टेट के अंदर आता फुलफिल्ड एंड हमारे पास रिजल्ट के अंदर आता सक्सेस। जैसे प्रॉमिस रिजॉल्व होता है वैसे ही प्रॉमिस रिजेक्ट भी हो सकता है। ये रिजेक्ट फंक्शन भी ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट क्रिएट करता है। रिजेक्ट के अंदर हम कोई एरर दे सकते हैं, सम एरर, इसको कर सकते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऑटोमेटिकली वो जो एरर हमने क्रिएट किया वो एक एरर की तरह हमारे पास जनरेट होकर हमें दिखाई देगा। यहाँ पे सम एरर की जगह लिख सकते हैं सम एरर अकर्ड, रिफ्रेश किया तो वही सेम मैसेज हमारे पास प्रिंट होके आता है। और अगर हम अपने प्रॉमिस को देखें तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटोटाइप तो होता ही है हमारे पास, पर उसके साथ में इस बार स्टेट में आया है रिजेक्टेड एंड रिजल्ट में हमारे पास आया है हमारा एरर। तो इस तरीके से प्रॉमिस क्या है, रिकैप कर लेते हैं। प्रॉमिस हमारी एक ऑब्जेक्ट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसकी 3 स्टेट्स होती हैं, पेंडिंग, रिजॉल्व, रिजेक्टेड, या पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड। रिजॉल्व एंड रिजेक्ट इसके अंदर 2 हमारे हैंडलर्स होते हैं और ये हैंडलर्स ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट के साथ क्रिएट होते हैं। और किसी भी प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व या रिजेक्ट करके हम उस प्रॉमिस को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके अंदर या तो एरर जनरेट कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। अब वैसे यहाँ तो हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को खुद से क्रिएट कर रहे हैं, पर जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते। अगर हम किसी एपीआई के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें कुछ डेटा चाहिए, तो वो हमें क्या भेजती है, वो एपीआई हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करती है और फिर हम प्रोमिसेस से अपने डेटा के साथ डील करते हैं, प्रोमिसेस से अपना डेटा निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, उसकी स्टेट चेक करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर अभी हम एपीआईज के साथ डील करना हमने स्टार्ट नहीं किया, हम दूसरे किसी सिस्टम के साथ डील करना स्टार्ट नहीं किया, तो अभी अपने प्रोमिसेस को हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। पर जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर दूसरी एपीआईज, दूसरे सिस्टम्स, दूसरे लोग हमारे लिए प्रोमिसेस को क्रिएट करते हैं और हम बस प्रोमिसेस को हैंडल कर रहे होते हैं। तो प्रोमिसेस के अंदर जो हमारा रिजॉल्व एंड रिजेक्ट होता है, दे आर कॉल बैक्स प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ। अब जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोमिसेस कैसे यूज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारा ये फंक्शन था जो गेट डेटा के लिए हम यूज़ कर रहे थे कि लेट्स सपोज हमारी ये कोई एपीआई है जो हमें डेटा रिटर्न करती है। अब एपीआईज इस तरीके से डायरेक्टली हमें डेटा रिटर्न नहीं करती। एपीआईज क्या करेंगी, हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेंगी, न्यू प्रॉमिस वो हमें रिटर्न करती हैं। और न्यू प्रॉमिस के अंदर क्या हो सकता है, ये हमारा एक फंक्शन होगा, एरो फंक्शन, जिसके अंदर रिजॉल्व होगा एंड रिजेक्ट होगा। तो इस तरीके से जनरली हमारा कोड का, ये बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, पर जनरली इसी तरीके से, लॉजिकली इसी तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होती हैं कि हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होके आता है, प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट है, एंड प्रॉमिस का ये जो फंक्शन है, एरो फंक्शन, इसके अंदर सारा काम हो रहा होता है। तो इस तरीके से जब हम गेट डेटा को कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गेट डेटा को कॉल करेंगे तो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न होके मिलेगा। यानी इफ़ आई रिफ्रेश एंड इफ़ आई डू गेट डेटा, तो गेट डेटा क्या देगा, एक प्रॉमिस देगा। प्रॉमिस की स्टेट क्या है, पेंडिंग है शुरुआत में, जब तक रिजल्ट नहीं आया। और जैसे ही रिजल्ट आ गया, इस बार हम अगर गेट डेटा का रिजल्ट कहीं पर स्टोर करा लें, जैसे इसे एक बार कमेंट आउट करते हैं, सेव, ये मेरा एक फंक्शन है जो मुझे प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। जनरली एपीआईज को जब हम कॉल करते हैं वो भी ऐसे ही प्रॉमिस रिटर्न करती है। रिफ्रेश किया, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, या इनफैक्ट यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है उसे हम 5 सेकेंड कर लेते हैं, सेव। 5 सेकेंड करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, हम करते हैं गेट डेटा। हमें कौन सा डेटा चाहिए, हमें 1 2 3 आईडी वाला डेटा चाहिए। अभी अगर हम अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाएं तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट की स्टेट है हमारे पास पेंडिंग, एंड रिजल्ट के अंदर, यानी इस प्रॉमिस के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। और अभी भी अगर हम रिजल्ट को प्रिंट करवाएं तो अभी भी इसकी स्टेट पेंडिंग है, क्योंकि अपने प्रॉमिस को ना हमने रिजॉल्व किया ना हमने रिजेक्ट किया। तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई ऐसे इस तरीके से एपीआई या कोई फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, तो अगर सक्सेसफुली हमारा डेटा हम रिटर्न कर देते हैं, तो लास्ट में जाते जाते हम क्या कर देते हैं,
अपने प्रॉमिस को हम रिजॉल्व कर देते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको कह देते हैं सक्सेस। इसको हमने कह दिया सक्सेस कि हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, जैसे ही हम डेटा को प्रिंट करवा दें वैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब अगर हम चेक करें, यहाँ इसको रिजल्ट की जगह कह लेते हैं फाइनल वैल्यू, ताकि हम कंफ्यूज ना हो प्रॉमिस के रिजल्ट एंड इस फाइनल वैल्यू से। तो हम गेट डेटा को कॉल लगाएंगे, उससे हम 1 2 3 आईडी वाला डेटा मांग रहे हैं। तो गेट डेटा क्या करेगा, 1 2 3 आईडी वाला डेटा तो हमें दे देगा, पर अभी उसने डेटा नहीं दिया। डेटा तो वो कब देगा, डेटा तो ये 5 सेकंड बाद देगा। हमें तो ये इमीडिएटली प्रॉमिस दे देगा कि मैं आपको वादा कर रहा हूँ 5 सेकंड बाद आपको डेटा दे दूंगा। और फिर हम 5 सेकंड के लिए वेट करेंगे, फिर फाइनली हम देखेंगे हमारा प्रॉमिस पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्या गेट डेटा ने हमें डेटा दिया या नहीं दिया। तो ये क्या करेगा, हमें एक फाइनल वैल्यू दे रहा है, या इसको कह सकते हैं हमें एक प्रॉमिस दे रहा है गेट डेटा। और जैसे ही हम एंटर करेंगे और अपने प्रॉमिस को प्रिंट करवाएंगे, प्रॉमिस क्या है, अभी पेंडिंग है प्रॉमिस, और रिजल्ट उसका अनडिफाइंड है। पर जैसे ही डेटा प्रिंट हो गया और अब मैं अपने प्रॉमिस को प्रिंट करवाऊं, तो नाउ माई प्रॉमिस हैज़ बिकम फुलफिल्ड, और उसके अंदर रिजल्ट में आ रहा है सक्सेस। तो इस तरीके से प्रोमिसेस काम करते हैं। ये फर्स्ट टाइम अगर हम देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आएगा, प्रॉब्लम आएगी, बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी मैं रिकैप करा देती हूँ, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल हमने लिया है एक डेटा एपीआई का, कि एक गेट डेटा हमें कुछ डेटा रिटर्न करती है, पर ये डेटा डायरेक्टली रिटर्न नहीं करती, ये अपना कुछ टाइम ले रही है डेटा रिटर्न करने में। पर ये क्या कर रही है, इमीडिएटली डायरेक्टली हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रही है कि मैं वादा कर रहा हूँ 5 सेकंड बाद तुम्हें डेटा रिटर्न कर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका वादा ही रख लेते हैं, हम इसका प्रॉमिस ही सेव करा लेते हैं। शुरुआत में जब तक हमें डेटा नहीं मिल रहा तब तक प्रॉमिस क्या है, तब तक प्रॉमिस पेंडिंग है, यानी जब तक ये सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक प्रॉमिस पेंडिंग है। और जैसे ही इसने प्रिंट करवा दिया वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं विद अ सक्सेस मैसेज। तो जैसे ही हमारे पास डेटा प्रिंट होकर आ गया, इस बार अपने उसी सेम वेरिएबल प्रॉमिस की मैं वैल्यू प्रिंट करवाऊं, तो उसके अंदर स्टेट चेंज हो गई है टू फुलफिल्ड, एंड रिजल्ट हमारे पास आ रहा है टू सक्सेस। तो इस तरीके से हमारे प्रोमिसेस यूज होते हैं। अब यहाँ पर तो इस प्रॉमिस को हमने खुद क्रिएट किया, पर जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर दोबारा मैं रिपीट करके बता रही हूँ, हम जनरली खुद नहीं क्रिएट करते, हमें प्रॉमिस रिटर्न होके मिलता है। जैसे यहाँ पे मुझे प्रॉमिस क्या मिला, रिटर्न होके मिला। फिर इस प्रॉमिस के साथ हम कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कैन बी पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब है रिजल्ट अनडिफाइंड है, या हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकता है मतलब फुलफिल्ड हो सकता है, इसका मतलब रिजल्ट के अंदर कुछ वैल्यू आ गई है, या फिर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है, मतलब रिजल्ट के अंदर एक एरर ऑब्जेक्ट हमारे पास आती है। तो रिजॉल्व करने के लिए हम कुछ रिजल्ट लिख देते हैं, उसके साथ उसे रिजॉल्व करते हैं। रिजेक्ट करने के लिए हम कुछ एरर भेज देते हैं, उस एरर के साथ उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर कुछ एरर आ जाता, फॉर एग्जाम्पल हम डेटा सेंड नहीं कर पाते, तो उस केस में क्या करते, हम अपने प्रॉमिस को ये एपीआई क्या करती, रिजेक्ट करती, एरर के साथ रिजेक्ट कर रही होती। इसे सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर हमें वादा मिल गया, हमें प्रॉमिस मिल गया कि हमारे पास हमारा डेटा आएगा, पर जैसे ही डेटा देने का टाइम आया 5 सेकंड बाद, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एरर आ गया। और एरर आ गया तो अब हम चेक करेंगे कि प्रॉमिस का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ प्रॉमिस का, प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमारे पास एरर आ गया। अब ये तो हमने सीख लिया कि प्रोमिसेस का बेसिक कैसे काम करता है, पर प्रोमिसेस को हम यूज़ कैसे करते हैं। ये तो प्रोमिसेस को क्रिएट करना हो गया, उनको रिजॉल्व या रिजेक्ट करना हो गया, पर हमें तो नहीं करना रिजॉल्व और रिजेक्ट, वो तो कोई और करेगा हमारे लिए। हमें एक बार प्रॉमिस मिल गया तो उस प्रॉमिस को हम यूज़ कैसे करेंगे, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोमिसेस को यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉमिस आता है, अगर वो प्रॉमिस फुलफिल हो जाए या वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए। पेंडिंग प्रॉमिस का तो हम कुछ कर नहीं सकते, एक बार ऑनलाइन ऑर्डर हमने कर दिया, जब तक ऑर्डर कैंसिल नहीं होता या ऑर्डर डिलीवर नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। पर जनरली हमें प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे काम करना होता है, मान लेते हैं हमने एपीआई से डेटा एक्सेस करने की कोशिश की, अब हम उस डेटा का वेट ही कर सकते हैं, या तो वो डेटा फाइनली हमारे पास आ जाएगा या फिर हमें पता चल जाएगा हमारे पास डेटा नहीं आने वाला। तो अगर प्रॉमिस फुलफिल्ड हो जाएगा तो उस केस में हमें हो सकता है कुछ सक्सेस का मैसेज दिखाना हो, कुछ काम करना हो, या प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तब हो सकता है हमें कुछ काम करना हो, रिजेक्ट होने पर हो सकता है हम एक और रिक्वेस्ट भेजें, दोबारा डेटा मांगे, कुछ भी काम हो सकता है। तो जनरली हमारे पास अगर हम प्रॉमिस के फुलफिल होने का या रिजेक्ट होने का वेट करते हैं, तो फिर फुलफिल होने के बाद हमें कुछ काम कराने होते हैं, रिजेक्ट होने के बाद हमें कुछ काम कराने होते हैं। फुलफिल होने के बाद अगर हमें कुछ काम कराना है तो उसके लिए हमारा जो प्रॉमिस है उसके साथ हम डॉट देन मेथड का यूज़ करते हैं, और रिजेक्ट होने के बाद यानी कुछ एरर आने के बाद कुछ काम कराना होता है तो उसके लिए हम डॉट कैच को यूज़ करते हैं। तो डॉट देन को हम जनरली कैच से बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं।
तो हमारे पास अगर कोई पेंडिंग प्रॉमिस है उस पर अगर हमने डॉट देन लगा दिया और उसके अंदर हमने कोई फंक्शन पास कर दिया तो ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा प्रॉमिस फुलफिल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो कोड है इसे वापस से इस स्टेट में ले आते हैं, नॉर्मल स्टेट में, एंड इसे अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। हम अपने सिंपल से प्रॉमिस के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा न्यू प्रॉमिस है, या यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट कॉन्स्ट गेट प्रॉमिस। गेट प्रॉमिस क्या करता है, गेट प्रॉमिस एक नया प्रॉमिस भेजता है और नए प्रॉमिस को लेट्स सपोज शुरुआत में वो रिजॉल्व करके भेज रहा है, यानी 1 2 3 मैसेज के साथ या किसी भी मैसेज के साथ, सक्सेस मैसेज के साथ कह लेते हैं, वो हमें प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट प्रॉमिस इज इक्वल टू गेट प्रॉमिस। हम गेट प्रॉमिस को कॉल लगा सकते हैं। तो गेट प्रॉमिस क्या करेगा, हमें कोई प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब ये जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस अगर रिजॉल्व होता है तो हम इस डॉट देन को यूज़ कर सकते हैं कि प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो जाए एक बार तो हम क्या काम करवाना चाहते हैं उस काम को हम अपने इस एरो फंक्शन के अंदर या इस फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वो काम कुछ भी हो सकता है, वो काम हो सकता है कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस फुलफिल्ड। सिर्फ इतनी चीज़ हमें प्रिंट करवानी है। तो ये एक फंक्शन है, नॉर्मल सा फंक्शन है जो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और यहाँ हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉमिस आ गया। जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हो वैसे ही क्या हो जाए, ये मैसेज हमारे पास प्रिंट होकर आ जाए। इसे रिफ्रेश करते हैं, प्रॉमिस क्या हुआ, ओके आई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। ओके, यहाँ हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो हमने रिटर्न स्टेटमेंट को मिस कर दिया। रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ से न्यू प्रॉमिस, तो यहाँ प्रिंट होकर आ गया आई एम अ प्रॉमिस, एंड उसके बाद प्रिंट होकर आ गया प्रॉमिस फुलफिल्ड। पर अगर इस प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट करके अगर हम इसे रिजेक्ट कर दें विद सम एरर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये चीज़ कभी प्रिंट नहीं होगी। रिफ्रेश किया, प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो गया विद सम एरर, एंड वी नेवर प्रिंट दिस थिंग। एरर को कैच करने के लिए हमें लिखना पड़ता है प्रॉमिस डॉट कैच, एंड उसी के अंदर हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजेक्टेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार हमारे पास रिजेक्टेड प्रिंट होकर आ गया। अब ये जो हमारा देन एंड कैच होता है, इसके अंदर जिस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास एक पैरामीटर आता है जिसको हम यहाँ पर रिजल्ट कह सकते हैं, कैच के अंदर हम उसे एरर कह सकते हैं, और हम चाहें तो अपने रिजल्ट एंड अपने एरर्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं। एरर में क्या आएगा, एरर में वो एरर आएगा जो रिजेक्ट के टाइम पर हमने पास किया है। सेव, रिफ्रेश, तो यहाँ क्या आया, एरर आ गया। इसको हम लेट्स कॉल इट नेटवर्क एरर भी बोल सकते हैं। लेट्स सपोज हमने नेटवर्क एरर पास किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो रिजेक्टेड प्रिंट होके आ गया, और फिर नेटवर्क एरर, यानी ये एरर वो मैसेज है जिसको हमने रिजेक्ट करते टाइम पास किया था। और अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट वो मैसेज है जिसको हमने यहाँ पर रिजॉल्व करते टाइम पास किया था। सेव किया, रिफ्रेश किया, इस बार हमारे पास आ गया फुलफिल्ड, और उसके बाद सक्सेस। सक्सेस क्या है, सक्सेस वो रिजल्ट है जिसको हमने रिजॉल्व करते टाइम पास किया था। तो हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, देन एंड कैच, जिसके अंदर हम अपना प्रॉपर एक फंक्शन पास कर सकते हैं जो तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा प्रॉमिस या तो फुलफिल होगा या फिर रिजेक्ट होगा। और इनके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक के अंदर रिजल्ट होता है, एक के अंदर एरर होता है, जिससे हम रिजॉल्व या रिजेक्ट वाली प्रॉपर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉमिस चेनिंग एग्जैक्टली क्या होती है। ये तो हो गए हमारे प्रोमिसेस, यानी बेसिक्स ऑफ प्रोमिसेस यही है कि प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होती है, उसके अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉमिस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देन और कैच क्या होते हैं। ये हो गए प्रॉमिस के बेसिक्स। पर प्रॉमिस को सिर्फ बेसिक्स पढ़ने के लिए तो हम पढ़ नहीं रहे थे। प्रॉमिस को इसलिए हम पढ़ रहे थे ताकि हम प्रॉमिस चेन नाम के इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ सकें। अब ये प्रॉमिस चेन क्या होती है? प्रॉमिस चेन को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिलीट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एसिंक्रोनस फंक्शन है। लेट्स मेक अ फंक्शन, इसको हम कहते हैं सम एसिंक फंक्शन, एसिक फंक्शन इसको कह देते हैं। ये जो हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये हमें कुछ डेटा रिटर्न करेगा, या डेटा की जगह ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो इसको कह देते हैं रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब प्रॉमिस के अंदर रिटर्न करने के लिए हमें एक फंक्शन पास करना होता है, एंड यहाँ पे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट हमारे पास होंगे। अब प्रॉमिस जब भी रिटर्न हो रहा है उसके अंदर कुछ काम होगा, और क्योंकि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेट टाइम आउट चला देते हैं। लेट्स सेट सम टाइम आउट, और टाइम आउट के अंदर भी हम अपना एक एरो फंक्शन पास कर सकते हैं, एंड वी कैन पास सम टाइम।
कि लेट्स सपोज ये जो हमारा एसिंक फंक्शन है ये 3 सेकंड बाद मुझे कुछ डेटा रिटर्न करता है या 2 सेकंड बाद मुझे कुछ डेटा रिटर्न करता है। ये क्या डेटा रिटर्न करता है, रिटर्न करने की जगह प्रिंट करा लेते हैं, ये मुझे कुछ सम डेटा 1, कुछ डेटा 1 मुझे रिटर्न करके देता है। तो आई होप इतना फंक्शन हमें समझ में आया होगा। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। एसिंक्रोनस क्यों है? क्योंकि टाइम आउट हम यूज़ कर रहे हैं, जब भी टाइम आउट होता है एसिंक्रोनस हो जाता है। ये मुझे एक नया प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है जो या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। ऐसे कह देते हैं हम 3 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद कह देते हैं प्रॉमिस हमारा या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। ये कुछ डेटा हमें रिटर्न कर रहा है और डेटा रिटर्न करने के बाद अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर लेता है। किसके साथ रिजॉल्व कर लेता है? सम मैसेज सक्सेस। सक्सेस का एक मैसेज देता है कि प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो गया। अब इस एसिंक्रोनस फंक्शन को हम कॉल लगाएंगे, तो और कॉल जब लगाएंगे तो ये हमें कोई प्रॉमिस रिटर्न करेगा। एसिंक फंक्शन को कॉल लगाते हैं एंड कॉल लगाकर ये हमें कुछ प्रॉमिस 1 रिटर्न करेगा। अब जैसे ये प्रॉमिस 1 रिजॉल्व होता है, हम इसके रिजल्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम p1 डॉट देन कर सकते हैं। ये हमें कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा और हम कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवाएंगे इस रिजल्ट को। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग फेचिंग, फेचिंग मतलब गेटिंग डेटा 1। इसको सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी क्या कर रहा है? फेच कर रहा है डेटा 1। 4 सेकंड वेट करेंगे और फिर हमारे पास डेटा 1 प्रिंट होकर आ जाएगा। किसने प्रिंट करवाया? सेट टाइम आउट ने प्रिंट करवाया। और जैसे ही इसने प्रिंट करवा दिया, प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो गया। और जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, डॉट देन एग्जीक्यूट हो गया। और जैसे ही डॉट देन एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट हमारे पास प्रिंट आ गया एंड द रिजल्ट वाज सक्सेस। तो इस तरीके से नॉर्मल फ्लो में हमारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ फेचिंग डेटा 1 लिख देते हैं और यहाँ हम सिर्फ डेटा 1 को प्रिंट करवा लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ प्रोमिसेस आर वर्किंग। ये वाला जो काम होता है जनरली ये APIs कर रही होती हैं। हमें तो इस तरीके से प्रॉमिस मिलता है और प्रॉमिस के ऊपर हम डॉट देन लगा देते हैं। अब लेट्स सपोज एक मेरी API है, इसको एसिंक फंक्शन 1 कह देते हैं। ये मुझे डेटा 1 रिटर्न करती है। ऐसे ही मेरे पास एक और दूसरी API है जो मुझे डेटा 2 रिटर्न करती है। यहाँ कह देते हैं डेटा 2, और ये मुझे डेटा 2 कब रिटर्न करती है? 6 सेकंड के बाद डेटा 2 रिटर्न करती है। और जब ये डेटा 2 रिटर्न कर रही है तो इसके लिए भी हम प्रॉमिस क्रिएट कर लेते हैं, या इनफैक्ट ये API भी मुझे 4 सेकंड बाद डेटा रिटर्न करती है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे फ्लो में ये चाहिए कि पहले मेरे पास डेटा 1 आ जाए, फिर मेरे पास डेटा 2 आ जाए। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम सिर्फ इतना लिखेंगे, फेचिंग डेटा 1, एंड उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं फेचिंग डेटा 2। तो यहाँ हम एसिंक फंक्शन 2 को कॉल लगाएंगे। लेट्स कॉल इट एसिंक फंक्शन 2 जो डेटा 2 को रिटर्न कर रहा है, एंड इस तरीके से इसके ऊपर भी डॉट देन लगा देंगे। अब कायदे से हम क्या सोच सकते हैं? कायदे से हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ हम डेटा 1 को फेच करेंगे, हमें प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा। प्रॉमिस रिटर्न होगा, जैसे ही वो रिजॉल्व होगा हम रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। फिर हम डेटा 2 को फेच करेंगे, फिर हमारे पास प्रॉमिस 2 आएगा, फिर प्रॉमिस 2 आएगा तो हम रिजल्ट को फेच करा देंगे। बट एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि प्रॉमिस तो हमारे पास आ गया, अब ये वाला काम तो पैरेलली चलता रहेगा। वी डोंट हैव टू वेट फॉर द प्रॉमिस टू गेट रिजॉल्व, हम तो आगे का काम करेंगे। तो जैसे ही ये वाला फर्स्ट प्रॉमिस आएगा वैसे ही इमीडिएटली हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ भी दोनों काम पैरेलली होंगे। और इस तरीके से अगर हम कोड को लिखते हैं ना, तो दोनों के दोनों जो डेटा 1 एंड डेटा 2 हैं वो हमारे पास एक साथ प्रिंट होके आएंगे। रिफ्रेश करते हैं। एसिंक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फंक्शन, ओके, इसको एसिंक फंक्शन 1 कह देते हैं। सेव, रिफ्रेश। डेटा 1 डेटा 2 साथ में फेच हो रहे हैं एंड दोनों साथ में ही आएंगे क्योंकि दोनों 4 सेकंड बाद आने वाले हैं। पर हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पहले डेटा 1 फेच हो, उसके बाद ही डेटा 2 फेच हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम चेनिंग कर सकते हैं। चेनिंग यानी एक देन के अंदर दूसरा देन यूज कर सकते हैं। कैसे? हम चाहते हैं पहला प्रॉमिस रिजॉल्व हो तभी दूसरे डेटा के लिए सर्च किया जाए। यानी इंस्टाग्राम के डेटाबेस में यूजर नेम मिला तभी पासवर्ड के लिए सर्च करो, वैसा सा ही कुछ लॉजिक यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स ये होगा कि यहाँ पर पहले हम डेटा 1 को फेच करेंगे और जैसे ही डेटा 1 मिल जाता है, हमें मिल गया तो हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। फिर हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद डेटा 2 को फेच करेंगे, डेटा 2 को उसके बाद फेच करना स्टार्ट करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? दोबारा से एक और नया प्रॉमिस लेंगे, लेट p2 इज इक्वल टू एसिंक फंक्शन 2, एंड p2 पर भी डॉट देन लगा देंगे। और p2 पर डॉट देन लगाकर
जो भी उसका रिजल्ट है, जैसे ये रिजॉल्व हो जाएगा वैसे ही console.log कर देंगे रिजल्ट। इसको कर लेते हैं सेव। एंड इनफैक्ट हम चाहें तो रिजल्ट हटा भी सकते हैं, वी डोंट रियली नीड टू प्रिंट द रिजल्ट, हमें तो बस डेटा को फेच करने से खास मतलब है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है 1, ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है 2। ये भी 4 सेकंड लेता है डेटा देने में, ये भी 4 सेकंड लेता है डेटा देने में। पहले फर्स्ट डेटा चाहिए, फिर हमें सेकंड डेटा चाहिए। तो पहले फर्स्ट डेटा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एसिंक फंक्शन 1 को कॉल लगाई, हमें प्रॉमिस रिटर्न हुआ। प्रॉमिस अभी अनफुलफिल्ड है, प्रॉमिस अभी पेंडिंग है, तो हम जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तभी डेटा 2 वाली कॉल लगाएंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी फेच हो रहा है डेटा 1, जैसे ही डेटा 1 फेच होकर प्रिंट होगा 4 सेकंड बाद, अब डेटा 2 फेच हो रहा है, जैसे ही फेच हो जाएगा 4 सेकंड बाद डेटा 2 हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो जो काम पहले हम अपने कॉल बैक से कर रहे थे वही सेम काम हम प्रोमिसेस से भी कर सकते हैं, सेम ही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रोमिसेस वाला सिंटैक्स थोड़ा सा ईजियर लगता है। अभी आपको इतना ईजी नहीं लग रहा होगा देखकर, बट व्हाट आई कैन डू इज इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम डायरेक्टली अपने एसिंक फंक्शन, हमें P1 बनाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, हम डायरेक्टली एसिंक फंक्शन को कॉल लगाएंगे और हमें पता है कि हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हमारे ये जो डॉट देन है हम डायरेक्टली इस पर क्रिएट कर सकते हैं। डॉट देन इस पर क्रिएट कर दिया एंड उसके बाद एसिंक फंक्शन 2 पर डायरेक्टली हम इस तरीके से अपना डॉट देन लगा सकते हैं। तो इस तरीके का कोड हम कुछ लिख सकते हैं कि पहले हम डेटा 1 को फेच कर रहे हैं, डेटा 1 को हमने फेच किया, इसने प्रॉमिस रिटर्न किया। फिर अगर जैसे ही वो रिजॉल्व होता है फिर हम डेटा 2 को फेच कर रहे हैं, फिर वो हमें क्या करेगा, डेटा 2 रिटर्न करके देगा। उसको सेव करके रिफ्रेश करें तो सेम आउटपुट आएगा, पहले डेटा 1 फेच हो रहा है, फिर वो हमारे पास प्रिंट होगा, फिर डेटा 2 फेच हो रहा है, फिर डेटा 2 4 सेकंड बाद हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। तो इस तरीके से हमारी प्रॉमिस चेनिंग काम करती है। चेनिंग का मतलब एक देन के साथ मैंने दूसरा देन चेन करके लिख दिया। अब ये तो हो गया हमारे एग्जाम्पल के साथ। हम अगर अपने पुराने गेट डेटा वाले एग्जाम्पल पर आ जाएं तो यहाँ पर भी हम अपनी प्रॉमिस चेनिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया कॉल बैक हेल्प। अब इसी सेम काम को प्रॉमिस चेनिंग से कैसे करेंगे, इनफैक्ट इसे तो कमेंट आउट ही कर लेते हैं। इसी सेम काम को हम प्रॉमिस चेन से करने वाले हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो गेट डेटा को कॉल करते हैं, यहाँ से प्रॉमिस 1 लेते हैं, हम गेट डेटा को कॉल करेंगे और गेट डेटा से लेट्स सपोज हम मुझे डेटा 1 चाहिए, डेटा 1 मुझे चाहिए और जैसे ही मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मेरे पास कुछ रिजल्ट आ जाएगा एंड आई बेसिकली वॉन्ट टू प्रिंट माई रिजल्ट। इतना काम है। गेट डेटा मुझे पता ही है, मुझसे कुछ डेटा का आईडी लेता है, आईडी में मैंने 1 पास किया है। अभी ये गेट नेक्स्ट डेटा हम नहीं कर रहे, पर हम न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं और फिर सेट टाइम आउट एंड देन फाइनली जैसे ही डेटा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा वैसे ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। 5 सेकेंड्स के लिए हम वेट करेंगे और 5 सेकेंड्स बाद फाइनली हमारे पास हमारा डेटा 1 आ जाएगा और सक्सेस मिल गई। अब क्योंकि हम प्रोमिसेस को यूज़ कर रहे हैं, हमें कॉल बैक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये जो गेट नेक्स्ट डेटा, ये जो हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ लग रही थी, हमें सोचना पड़ रहा था क्या फंक्शन पास हो रहा है, क्या अजीब सी चीज़ें चल रही हैं, इसको करने की अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हमारा फंक्शन क्या होगा, सिंपल सा फंक्शन होगा, आप मुझे डेटा आईडी दो, मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि 5 सेकंड बाद आपको आपका डेटा रिटर्न करके दूंगा। तो 5 सेकंड बाद हमें हमारा डेटा मिलेगा और हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब फर्स्ट डेटा तो हमने इस तरीके से ले लिया, सेकंड डेटा किस तरीके से लें, बेसिकली हमें पता है ये जो गेट डेटा 1 है, हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, एज सच हमें P1 की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, गेट डेटा 1 डॉट देन, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास हमारा डेटा 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, 5 सेकेंड्स का हमें वेट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5 फाइनली, और हमारे पास हमारा डेटा प्रिंट होकर आ जाएगा। अब सेकंड डेटा के लिए हमें कॉल कब लगानी है, सेकंड डेटा के लिए कॉल लगानी है हमें जब हमारे पास फर्स्ट डेटा आ जाए, यानी हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाए। तो सेकंड डेटा के लिए हम यहाँ पर कॉल लगाएंगे गेट डेटा 2, और गेट डेटा 2 से भी हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर दोबारा से हम डॉट देन लिख सकते हैं और डॉट देन के अंदर हम अपना जो रिजल्ट है उसे सेकंड टाइम प्रिंट करवा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम डिक्रीज कर लेते हैं टू 3 सेकेंड्स। तो अब क्या होगा, हमारे पास डेटा 1 की रिक्वेस्ट जाएगी, फिर डेटा 1 प्रिंट हो जाएगा और डेटा 1 का रिजल्ट भी प्रिंट हो जाएगा। फिर गेट डेटा 2 की रिक्वेस्ट जाएगी, फिर डेटा 2 का रिजल्ट प्रिंट होगा। रिफ्रेश करेंगे, 1 2 3 डेटा 1 आ गया, दोबारा से 1 2 3 डेटा 2 आ गया। तो इस तरीके से 3 सेकंड के डिले के बाद हमारी जो रिक्वेस्ट है वो चलती रहेंगी। अब इसे लिखने का एक और बेटर तरीका है। बेटर तरीका ये है कि यहाँ पर ये डॉट देन लगाने की बजाय सिंपलर तरीका, जिसको हम एक्चुअल प्रॉमिस चेन कहते हैं,
हम इसे रिटर्न कर देंगे। जो भी गेट डेटा से मेरे पास आएगा उसे हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से। एंड ये रिजल्ट अभी के लिए प्रिंट नहीं करवाते हैं, गेट डेटा से जो भी आएगा उसे रिटर्न कर देंगे। डेटा से रिटर्न करने का मतलब क्या होगा कि जो डॉट देन फंक्शन है अभी ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा, क्योंकि ये मुझे गेट डेटा 2 वाला प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो उसके ऊपर दोबारा से हम एक डॉट देन लगा सकते हैं। तो दोबारा से वी कैन डू अ डॉट देन एंड यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, अपना रिजल्ट लॉग करवा लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसको एक्चुअली हम प्रॉमिस चेनिंग कहते हैं। प्रॉमिस चेनिंग क्या है? गेट डेटा 1 को कॉल लगाई, सक्सेसफुल हो गई तो डेटा 2 को कॉल लगाओ और इसे रिटर्न कर दो। ये भी सक्सेसफुल हो गई तो फिर हम डेटा 3 को भी लगा सकते हैं, फाइनल सक्सेस मैसेज रिसीव कर सकते हैं। तो पहले हमें 3 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, हमारे पास डेटा 1 आएगा, फिर दोबारा 3 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, फिर डेटा 2 आएगा और फाइनली सक्सेस का मैसेज। ऐसे ही हम चाहें तो डेटा 3 की भी कॉल लगा सकते हैं, रिटर्न डेटा ऑफ 3, या यहाँ पर गेट डेटा ऑफ 3 हम कर लेते हैं। एंड इसके ऊपर भी इसी तरीके से हम एक और डॉट देन लगा देंगे। डॉट देन के अंदर इस बार कंसोल डॉट लॉग कर देंगे फाइनली अपना सक्सेस। सेव कर लेते हैं, टाइम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 2 सेकेंड्स। तो क्या हुआ, पहले डेटा 1 आएगा, सक्सेसफुल हो गया तभी डेटा 2 आएगा, सक्सेसफुल हो गया तभी डेटा 3 आएगा, सक्सेसफुल हो गया तो फाइनली सक्सेस कर दो। रिफ्रेश किया, 2 सेकेंड्स का डिले, डेटा 1, 2 सेकेंड्स का डिले, उसके बाद डेटा 2, 2 सेकेंड्स का डिले, उसके बाद डेटा 3, एंड सक्सेस इज नॉट डिफाइंड। ओके, फाइनली हमें यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करना था। बट आई होप कि हमें समझ में आ रहा है कि हमारा काम कैसे चल रहा है। हमारा डॉट देन के अंदर हम एक और डॉट देन लगा रहे हैं, एक और डॉट देन लगा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ चेन ऑफ डॉट देन्स, दिस इज कॉल्ड अ चेन ऑफ प्रोमिसेस, और इसको हम प्रॉमिस चेन या प्रॉमिस चेनिंग भी कहते हैं। एंड अगर इसी सेम कोड को हम थोड़ा सा अपने कॉल बैक हेल वाले कोड से कंपेयर करें, ये वाला कोड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ये वाला कोड थोड़ा सा उससे बेटर लग रहा है। काम दोनों ही कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, बस ये वाला कोड जो है थोड़ा सा ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है एज कंपेयर टू कॉल बैक हेल वाला कोड। पर अगेन ये कोड भी बहुत अच्छा नहीं है, मतलब इससे भी एज सच बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि इसके अंदर भी आप कंसोल डॉट लॉग वाली स्टेटमेंट्स ऐड कर दोगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर इफ आई ऐड दिस स्टेटमेंट, डेटा 1 ले रहे हैं या यहाँ पर हम डेटा 2 ले रहे हैं, यहाँ पर हम डेटा 3 ले रहे हैं, तो इस तरीके की हम स्टेटमेंट्स ऐड कर देंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, गेटिंग डेटा 1, फिर डेटा 1 आ गया, अब डेटा 2 गेट कर रहे हैं। ओके, कुछ अजीब सी चीज़ हुई यहाँ पर। अच्छा, अजीब सी चीज़ ये हुई क्योंकि कॉल बैक हेल वाला कोड हमारा साथ में रन कर रहा है। रिफ्रेश करेंगे, गेटिंग डेटा 1, 2 सेकेंड बाद डेटा 1 आ गया, अब डेटा 2 गेट कर रहे हैं, 2 सेकेंड बाद डेटा 2 आ गया, डेटा 3 गेट कर रहे हैं, 2 सेकेंड बाद डेटा 3 आ गया, फिर फाइनली सक्सेस आ गया। ये सेम काम हमने कॉल बैक हेल से किया, सेम काम हमने प्रॉमिस चेनिंग से किया, बट प्रॉमिस चेन्स भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। इसीलिए हम एक और लेवल ऊपर जाके एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे विच इज असिंक एंड अवेट। तो अभी तक की हम समरी ले तो हमने सीखा कि कॉल बैक्स क्या होते हैं और कॉल बैक के अंदर कॉल बैक हेल क्या होता है, पर हमें ये पता चला उससे बेटर चीज़ है प्रोमिसेस, और प्रॉमिस के अंदर हमने सेम काम प्रॉमिस चेनिंग से किया। अब हम सीखेंगे इससे भी बेटर सिंटैक्स हमारे पास होता है असिंक अवेट का। तो जो मैंने शुरुआत में बताया था कि ये चीज़ें हम सीखते हुए चले जाएंगे, वही सेम चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने असिंक अवेट के साथ। असिंक अवेट हमारे 2 कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिनका काम होता है बेसिकली एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सिंपल बनाना, क्योंकि कॉल बैक हेल ने तो बहुत डिफिकल्ट कर रखा था, प्रॉमिस चेनिंग ने थोड़ा सा सिंपल किया, अब असिंक अवेट और सिंपल कर देंगे चीज़ों को। असिंक कीवर्ड बेसिकली हम फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं। हम किसी भी नॉर्मल फंक्शन को असिंक फंक्शन बना सकते हैं, और जो एक एसिंक फंक्शन होता है वो क्या करता है, इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ प्रॉमिस, और किसी भी नॉर्मल फंक्शन को एसिंक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने कोड पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, लेट्स कॉल इट हेलो। एक फंक्शन बनाया हेलो, एंड इसका काम है टू कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब इस फंक्शन के सामने हम अपना एसिंक कीवर्ड लिख सकते हैं, तो अब ये एक एसिंक फंक्शन हो गया। अब जैसे ही हम अपने रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे ही हेलो को एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही क्या करेगा, हेलो तो प्रिंट करवा रहा है पर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा।
ऑल्दो हमने कहीं डिफाइन नहीं किया कि कौन सा प्रॉमिस रिटर्न करना है, क्या रिजॉल्व होगा, हमने रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं लिखी, पर जैसे ही आपने एसिंक लिख दिया मतलब इस फंक्शन का काम है टू रिटर्न अ प्रॉमिस कंपल्सरीली। तो एसिंक फंक्शन का ये हमारे पास मतलब होता है। अब किसी भी फंक्शन को हम चाहें तो एसिंक बना सकते हैं। सेकेंड कीवर्ड हमारे पास होता है अवेट कीवर्ड। अवेट का इंग्लिश के अंदर मतलब होता है टू वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। तो अवेट कीवर्ड जहाँ भी यूज़ होता है, इट पॉजेज द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स सराउंडिंग एसिंक फंक्शन अंटिल द प्रॉमिस इज सेटल्ड। कभी भी अगर हम किसी मान लेते हैं दूसरे फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं जिस फंक्शन से हमें पता है कि इस फंक्शन से कोई प्रॉमिस आने वाला है, अगर इस तरीके की हम कॉल लगा रहे हैं, तो अगर इसी फंक्शन के सामने हम अवेट लिख देते हैं तो इसका मतलब अवेट क्या करेगा, अवेट वेट करेगा प्रॉमिस का, और अवेट आसपास वाली सारी एग्जीक्यूशन को रोक कर वेट करेगा जब तक हमारा प्रॉमिस हमारे पास सेटल नहीं हो जाता। मतलब जब तक प्रॉमिस पेंडिंग है तब तक हम वेट ही करते रहेंगे। तो यहाँ अवेट यूज होता है टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द सराउंडिंग एसिंक्रोनस फंक्शन। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, अवेट कीवर्ड को हम सिर्फ किसी एसिंक फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अवेट को हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, उसे सिर्फ किसी एसिंक फंक्शन के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम फंक्शन है हमारे पास, इसको कह देते हैं अपनी एपीआई, कि हमारे पास कोई एपीआई है और ये एपीआई क्या करती है, ये हमें एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करती है। कोई भी नॉर्मल एपीआई हो सकती है, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करती है। प्रॉमिस के अंदर हमारे पास console.log करके लेट्स सपोज हमारे पास वेदर का डेटा आता है और दिस इज रिजॉल्व, दिस इज रिजेक्ट। ये हमारी एपीआई है जो हमें वेदर का डेटा देती है और ये रिजॉल्व भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। जैसे ही वेदर का डेटा दे देगी वैसे ही हम इसे रिजॉल्व कर देंगे विद अ मैसेज ऑफ सक्सेस। या सक्सेस की जगह जो हमारे वेबसाइट्स होती हैं, सक्सेस के अंदर मैसेज के लिए बेसिकली हम 200 ये नंबर पास करते हैं, 200 रिप्रेजेंट्स अ सक्सेसफुल एपीआई कॉल, तो हम रिजॉल्व कर देंगे विद अ मैसेज ऑफ 200। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो काम है ये इमीडिएटली ना हो, एपीआई 2 सेकंड के बाद डेटा रिटर्न करे, तो ये सारा जो कोड है इसे हम सेट टाइम आउट के अंदर लिख सकते हैं। सेट टाइम आउट के अंदर हम अपना फंक्शन बना लेंगे, एरो फंक्शन, उसके अंदर काम लिख देंगे और 2 सेकंड का हम डिले दे देंगे। सो ये हमारा नॉर्मल एक फंक्शन है विच इज़ आर एपीआई। अब हमें पता है हमारी ये जो एपीआई कॉल होगी, ये कॉल क्या है, ये एक एसिंक्रोनस कॉल है, मतलब इस कॉल को एग्जीक्यूट होने में कुछ टाइम लगेगा। तो हम इसके सामने अवेट को यूज़ कर सकते हैं कि कॉल तो लगाओ बट वेट करो, आगे का काम करने से पहले वेट करो इस कॉल के कंप्लीट होने का। बट अवेट को इस तरीके से नॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास एरर आ जाएगा। अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शंस एंड द टॉप लेवल बॉडीज ऑफ मॉड्यूल्स। अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। अवेट जनरली एसिंक फंक्शंस के अंदर यूज़ होती है, तो इस अवेट को ऐसे लिखने के बजाय हम एक नया एसिंक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन यहाँ पर लेट्स मेक इट एसिंक फंक्शन और इसको कह देते हैं गेट वेदर डेटा। इस तरीके का कुछ हमने फंक्शन बना दिया और इसके अंदर हम अवेट एपीआई यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ पर वील बेसिकली कॉल आर गेट वेदर डेटा एंड इसको कॉल लगाएंगे। 1 सेकेंड 2 सेकेंड हमने वेट किया और हमारे पास वेदर का डेटा आ गया। दोबारा से अगर रिफ्रेश करके इसे कॉल लगाएं तो अभी हमारा प्रॉमिस क्या है, अभी प्रॉमिस पेंडिंग है, लेकिन जैसे ही हमारी ये कॉल कंप्लीट हो जाएगी हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा। तो हम असिंक अवेट को कुछ इसी तरीके से यूज़ करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कोई फंक्शन होता है जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, बट उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करने के लिए हम अपनी देन कैच कॉल बैक्स को यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, असिंक और अवेट को कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब लेट्स सपोज हमें इस एपीआई कॉल को 2 बार कॉल लगानी है, इस एपीआई को हमें 2 बार कॉल लगानी है। पहले हमें फर्स्ट टाइम डेटा चाहिए, उसके बाद हमें दोबारा से डेटा चाहिए। तो हम अवेट एपीआई की फर्स्ट कॉल लगा सकते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट कॉल जाएगी हमारा सारा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा इस फंक्शन का, यानी पहले ये काम होगा तभी बाकी के सारे काम होंगे। फिर हम दूसरी कॉल लगाएंगे तो फिर सेकेंड कॉल जाएगी, तो पहले फर्स्ट कॉल कंप्लीट होगी तभी सेकेंड कॉल कंप्लीट होगी। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। पहले फर्स्ट टाइम हमारे पास डेटा आएगा, फिर हम 2 सेकंड का वेट करेंगे, फिर सेकंड टाइम हमारे पास डेटा आएगा, कुछ इस तरीके से। अब यही जो सेम कॉन्सेप्ट है असिंक अवेट का, इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस वाले गेट डेटा वाले फंक्शन के अंदर।
तो ये हमारा बेसिक सा एग्जाम्पल था जिसमें हमने API की कॉल लगाई थी। बेसिकली हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती थी कि कैसे हम एसिंक्रोनस में वेट कराएं, कैसे इस तरीके की कंडीशन क्रिएट करें कि पहला काम हो तभी दूसरा काम हो रहा हो, दूसरा काम हो तभी तीसरा काम हो रहा हो। यानी इंस्टाग्राम में पहले यूज़र नेम चेक हो तभी हमारा पासवर्ड चेक हो, तभी हमारे यूज़र को एक्सेस मिल जाए। तो उस तरीके के काम के लिए असिंक अवेट हमारे लिए एक सूटेबल सिंटैक्स हमें प्रोवाइड करता है। अब असिंक अवेट को यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स राइट आर हेडिंग async await। async await को बेसिकली गेट डेटा इसके साथ यूज़ करने के लिए हमें गेट डेटा को कॉल लगानी है अपने आईडी के साथ और हमें उसे अवेट करना है। अब अवेट नॉर्मली तो कर नहीं सकते, तो हम एक async फंक्शन लगा सकते हैं जिसको कह सकते हैं गेट ऑल डेटा, या इस तरीके का कुछ हम फंक्शन बना सकते हैं, इसे फंक्शन कह देते हैं। एंड इसके अंदर हम अवेट करेंगे गेट डेटा को, यानी गेट डेटा को कॉल लगाएंगे विद ID 1 और इसे हम अवेट करेंगे। और ये वाली कॉल कंप्लीट होगी तभी हम ID 2 के साथ कॉल लगाएंगे, ये वाली कॉल कंप्लीट होगी तभी ID 3 के साथ कॉल लगाएंगे। इसे सेव कर लेते हैं एंड अब इस फंक्शन को हम कॉल लगा देते हैं। रिफ्रेश, गेट ऑल डेटा को कॉल लगाएंगे। अभी हमारे पास पेंडिंग प्रॉमिस है 2 सेकेंड फर्स्ट डेटा, 2 सेकेंड सेकेंड डेटा, 2 सेकेंड वेट किया थर्ड डेटा। एंड इसी तरीके से अगर हमें 6 टाइम्स यानी अलग अलग IDs के साथ डेटा को एक्सेस करना होता तो उसको सिंपली हम ऐसे ही लिखते। यानी अवेट कहने का मतलब है हमें पहले से पता है कि ये जो कॉल जा रही है इसके लिए वेट किया जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं दिखा भी देती हूँ कैसे। console.log गेटिंग डेटा 1, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट आ जाएगी, यहाँ थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगी, यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट आ जाएगी, यहाँ फिफ्थ स्टेटमेंट आ जाएगी एंड सो ऑन, 5 तक ही रख लेते हैं, सेव। तो बेसिकली इस कोड को अब अगर हम पढ़कर देखेंगे तो ये हमें कंपैरेटिवली काफ़ी आसान कोड लगेगा एज कम्पेयर टू जो हम प्रोमिसेस यूज़ कर रहे थे, कॉल बैक हेल यूज़ कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में दिस कोड इज़ वेरी इजी टू रीड। कि पहले इसको एग्जीक्यूट करो, जैसे ही अवेट मिल गया अब यहाँ रुकना पड़ेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करो, जैसे ही अवेट मिल गया अब यहाँ रुकना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। रिफ्रेश करेंगे एंड लेट्स कॉल गेट ऑल डेटा। गेटिंग डेटा 1 आ रहा है, फिर डेटा 1 आ गया, अब डेटा 2 आएगा, डेटा 2 आ गया, डेटा 3 को गेट कर रहे हैं, डेटा 3 आ गया, डेटा 4 को गेट कर रहे हैं, डेटा 4 आ गया, डेटा 5 को गेट कर रहे हैं और फाइनली हमारे पास डेटा 5 आ गया। तो इस तरीके से हमारा असिंक अवेट काम करता है। अब फॉर रेफरेंस मैं आपको तीनों कोड दिखाने वाली हूँ और अब फाइनली हमें समझ में आएगा कि कौन सी वो जर्नी थी जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि कॉल बैक हेल से हम प्रोमिसेस पे जाएंगे, प्रोमिसेस से हम असिंक अवेट में जाएंगे, तो क्यों जा रहे थे उस डायरेक्शन में। तीनों कोड को कंपेयर करते हैं। दिस वॉज आर कॉल बैक हेल वाला कोड। इवन दो ये काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल है तो उसमें आपको ये चीज़ सिंपल लग रही होगी, पर नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर कॉल बैक हेल बिल्कुल भी सिंपल नहीं होता। बहुत बड़े बड़े कोड्स होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। कॉल बैक हेल का कोड ऐसा दिखता था। अगर हम इसे फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हमें बिल्कुल हिट नहीं करेगा कि इस कोड के अंदर क्या चल रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। उसके बाद प्रोमिसेस का कोड कुछ ऐसा दिख रहा था। इसके अंदर अगर हमें देन पता है कैसे चल रहा है तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगता है कि ठीक है, एक चीज़ कंप्लीट हो रही है, फिर दूसरी आ रही है, फिर दूसरी कंप्लीट हो रही है, फिर तीसरी आ रही है, इस तरीके का कुछ चल रहा है। बट अगर हम इस कोड को देखेंगे, दिस इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट पहले वाले कोड्स में तो मैंने बस 3 डेटा गेट किए हैं। 3 डेटा गेट करने का कोड तो सिर्फ इतना होगा यहाँ पर कि पहले हम डेटा 1 को गेट कर रहे हैं, गेट कर लिया, वेट करो। सेकेंड को गेट कर रहे हैं, उसके लिए वेट करो। थर्ड को गेट कर रहे हैं, उसके लिए वेट करो। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कोड। इसीलिए असिंक अवेट बहुत यूजफुल होता है, बहुत काम का होता है। एंड एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर कि जब भी हमारे पास चॉइस होती है, या तो हम असिंक अवेट को यूज़ करते हैं या फिर प्रोग्रामिंग के अंदर हम डॉट देन को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है डॉट देन डॉट कैच, इनको हम कभी भी यूज़ नहीं करते। यूज़ करते हैं पर जनरली जहाँ डॉट देन डॉट कैच यूज़ होता है वहाँ असिंक अवेट यूज़ नहीं होता, जहाँ ये यूज़ हो रहा होता है वहाँ ये यूज़ नहीं होता। पर मैक्सिमम सिनेरियोज के अंदर हम असिंक अवेट को यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ अ बेटर वे ऑफ प्रोग्रामिंग, इट इज़ अ सिंपलर टू अंडरस्टैंड वे ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आई होप हमें समझ में आया होगा कि हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम कर रही है जावास्क्रिप्ट के अंदर और क्यों हमें असिंक अवेट कीवर्ड्स जैसों की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हम इनकाउंटर कर रहे हैं वो ये है कि जैसे हम ये प्रॉमिस चेनिंग वाला कोड लिख रहे थे या हम कॉल बैक हेल वाला कोड लिख रहे थे, इसमें हमारा ऐसे कोई नॉर्मली अगर हम कोड लिख रहे हैं तो उसे हमें किसी फंक्शन के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है।
इसे अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, या ये कोड भी है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा, इसको हमें किसी फंक्शन के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। पर जब भी हम असिंक अवेट को यूज़ कर रहे हैं, हमें इस कोड को एक फंक्शन के अंदर डालना पड़ता है और फिर उस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है फर्स्ट टाइम एक बार तो कॉल ही करना पड़ रहा है, और ये कॉल क्या है, अननेसेसरी कॉल है। तो इससे बचने का भी एक तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इस कॉल से बचने का तरीका हमारे पास होता है IIFE, इनको हम इफीज भी कहते हैं। इट इज़ इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ एडवांस जावास्क्रिप्ट। वैसे हम इन जनरल आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे IIFE का, इफीज़ का, बट मैं आपको एक तरीका दिखा रही हूँ कि एक प्रॉब्लम हमारे पास आई कि अननेसेसरीली अपने कोड को हमें जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था उसको एक फंक्शन के अंदर डालना पड़ा। क्यों डालना पड़ा? क्योंकि अवेट को नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे और यहाँ पर हमें कॉल लगानी पड़ी। तो उसके लिए हमारे पास इफीज़ होते हैं। इफ़ी हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है एज सून एज इट इज़ डिफाइंड। मतलब यहाँ पर इस फंक्शन की जगह अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दें, इफ़ी कैसे डिफाइंड होते हैं, 3 तरीके होते हैं। किसी भी नॉर्मल फंक्शन को इफ़ी में कन्वर्ट, इफ़ी फंक्शन ही होते हैं, बस उनका कोई नाम नहीं होता, और वो फंक्शन एक ही बार यूज़ होते हैं, एक बार लिखे जाते हैं और जहाँ लिखे जाते हैं वहीं एग्जीक्यूट हो जाते हैं। उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए अलग से कॉल नहीं लिखनी पड़ती। जैसे मैंने लिखा फंक्शन सिंपली पैरेंथेसिस, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, हमने ये फंक्शन बनाया कुछ इस तरीके से। हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी नॉर्मल फंक्शन है, दिस इज़ माई नॉर्मल फंक्शन विदाउट नेम। इसको हम क्या करते हैं, पेरेंथेसिस के अंदर डाल देते हैं और इसके बाद एक और पेरेंथेसिस ऐड कर देते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये हमारा बन जाता है इफ़ी। अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये एक नॉर्मल फंक्शन भी बन सकता है विद अ फंक्शन कीवर्ड, ये हमारा एक एरो फंक्शन भी हो सकता है, या फिर ये हमारा एक एसिंक फंक्शन भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी डालो, अंदर एक फंक्शन होना चाहिए वैलिड बिना नाम का। बस उसे पेरेंथेसिस के अंदर डाल दो और उसके बाद एक पेरेंथेसिस लगा दो कि ये तो मेरी फंक्शन है और ये उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है यहीं के, और फिर हम लगा देते हैं और फिर हम लगा देते हैं अपने सेमीकोलन। तो इस फंक्शन को, अब इस फंक्शन को तो मुझे कॉल लगानी पड़ेगी, पर मुझे ऐसा एक इफ़ी बनाना है जो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, नाम इसका हटा दो, नाम हमने हटा दिया, अब ये इतना रह गया। इस फंक्शन को हम पेरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, और उसके बाद एक और फंक्शन और उसके बाद एक और पेरेंथेसिस पेयर लगा देंगे और फिर सेमीकोलन, सेव कर लेते हैं। अब ये जो है कोड ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही रिफ्रेश किया, इस बार गेट डेटा 1 को मुझे कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ यूजिंग एन इफ़ी कि ऑटोमेटिकली कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका नुकसान ये है कि इसको आप कभी दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हमें कम्प्लीटली। बट इफ़ीज का पॉइंट ही यही होता है कि आपको ऐसा कोड जो इमीडिएटली आपको एग्जीक्यूट कराना है और एक ही बार आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। ये जनरली हम उन केसेस में यूज़ करते हैं जब हमें अवेट करना होता है, पर एक ही बार हमें कॉल लगानी है, फंक्शन हमें एज सच क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इफ़ी बना के उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो API कॉल्स के अंदर जनरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी वी कैन ऑल्सो गो एंड रीड अबाउट इफ़ीज इन डिटेल। तो इफ़ी इज़ इमीडिएटली इन्वोक्ड। इमीडिएटली इन्वोक्ड ना यानी जैसे ही आपने लिखा, इमीडिएटली जैसे ही आपने लिखा वैसे ही कॉल हो जाएगा, ऐसा फंक्शन का एक्सप्रेशन है। आई होप मतलब हमें समझ में आया होगा। तो इफ़ी के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ द एनोनिमस फंक्शन विद लेक्सिकल स्कोप एनक्लोज्ड इन पेरेंथेसिस, एंड सेकंड इज़ दोबारा से एक और पेरेंथेसिस पेयर जो उसको रन करता है। अब क्यों यूज़ होते हैं फीस, उसके कई सारे रीजंस होते हैं, कई सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला, अवॉइड पॉल्यूटिंग द ग्लोबल नेम स्पेस। कई बार हम फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस के अंदर अननेसेसरी हमारे पास वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते हैं, और अगर हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो उसको हम बार बार यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके अंदर बहुत सारे अगर अननेसेसरी वेरिएबल्स होंगे तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक साथ क्या करो, इफ़ी बना दो। इफ़ी जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा वैसे ही वो वेरिएबल्स भी डिलीट हो जाएंगे मेमोरी के अंदर से। दूसरा होता है, जब भी हम किसी एसिंक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वैसे के वैसे, जो हमारा यूज़ केस हमने यहाँ पर देखा कि अननेसेसरी मुझे गेट ऑल डेटा बनाना पड़ा, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इस तरीके से इफ़ी बनाना था। तो ये एक प्रैक्टिकल यूज़ केस है उस चीज़ का। तो इस तरीके से और भी यूज़ केसेस हैं, इनको जाकर आप पढ़ सकते हैं ऑन दिस लिंक on the MDN page, and this was all about asynchronous programming in JavaScript. I hope कि ये चैप्टर करने में हमें मज़ा आया होगा। I understand कि एज अ बिगिनर फर्स्ट टाइम अगर हम इस तरीके के टॉपिक्स को सुनते हैं हमारे दिमाग में बहुत अशांति छा जाती है, बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रियल लाइफ डे टू डे प्रोग्रामिंग के अंदर देखने को मिलेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड सेकेंडली इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत मज़ेदार तरीके से इनके अंदर से सवाल आते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है।
ये ऐसा चैप्टर है एंड ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो शायद ही किसी को फर्स्ट टाइम के अंदर समझ में आ गए होंगे। तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 बार लेक्चर को रिवाइंड कर करके छोटी छोटी चीज़ को पॉज कर करके समझना पड़ा होगा, या समझ रहे होंगे अभी अभी हम, पर दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग में हमें एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डेवलपर बना रहे होंगे। तो इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फाइनली अपने API कॉल्स को सीखेंगे, देखेंगे कि ये जो प्रोमिसेस वाली पूरी कहानी हमने पढ़ी है, ये प्रोमिसेस वाली पूरी कहानी रियल लाइफ के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाने में कैसे यूज़ होती है। तो उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करने वाले अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आई होप कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाली चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ने में, एडवांस चीज़ें पढ़ने में हमें मज़ा आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।